पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो भैया की बहन थी उसको वो इंस्टर डिवाइन किंगडम का प्रिंस और वो डीमन गर्ल लेकर जा रहे होते हैं ताकि उसके ऊपर रिचुअल किया जा सके। लेकिन भैया को जैसे इसके बारे में पता चलता है वो तुरंत ही वहाँ पे अपनी बहन को बचाने के लिए आ जाता है। वो प्रिंस और वो डीमन गर्ल भैया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भैया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों की बाट लगा दी थी। प्रिंस तो यहाँ पे अपनी तुरंत ही हार मान लेता है क्योंकि वो एक नंबर का डरपोक इंसान था। पर डीमन गर्ल यहाँ पर भैया को अच्छी टक्कर दे रही होती है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए भैया के साथ फाइट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन भैया यहाँ पे अपने उसी मंकी किंग के फॉर्म में आ जाता है और अपने आप को मंकी किंग में बदलने के बाद वो ऐसा मारता है उस डीमन गर्ल को कि डीमन गर्ल की जान जा चुकी थी और वो तुरंत ही वहीं पे मर जाती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम भैया को देखते हैं जिसके पास एक बंदा आया था जो कि महल से आया हुआ था। वो यहाँ पे आकर भैया को बता रहा होता है कि क्वीन ने आपकी शादी यहाँ पे तय कर दी है और वो भी भैया के, और मैं आपको यहाँ पे उसी शादी के बारे में बताने के लिए आया हूँ। शादी की डेट भी वो भी बता देता है और कब कहाँ और किस तरह से शादी होगी ये भी बता देता है। पूरा का पूरा इंतजाम कर दिया गया होता है भैया और उसकी बहन की शादी करने का। वो बंदा यहाँ पे बताता है कि गांव वालों की इसमें बहुत ही ज्यादा सहमति है, लोग भी यही चाहते हैं, तो उनके लिए हमने ये फैसला किया। तो उम्मीद है कि आपको इससे कोई नाराजगी नहीं होगी। फिर वो जो बंदा लेटर लेके आया होता है उस लेटर को भैया का बंदा रख लेता है और उसे कहता है चल काम हो गया अब तो यहाँ से निकल ले। इसलिए वो बंदा वहाँ से जा चुका था और उसके जाने के बाद भैया जो था वो सोचने लगता है यार जितना मैं छुपा रहा हूँ ये चीज कि मैं असल में कौन हूँ उतना ही ये मामला भी करता जा रहा है। आज इन लोगों ने मेरी शादी मेरी बहन के साथ फिक्स करवा दी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सारा खेल ज्यादा दिन तक चल पाएगा। मुझे जल्द से जल्द अपनी आइडेंटिटी को सबके सामने लाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे इन लोगों की बाट लगानी पड़ेगी ताकि मैं इनको सबक सिखा सकूं। आज ये तो अब अच्छा भी हो गया कि अब मैं यहाँ पर बिना किसी झिझक के भैया के कमरे में जा सकता हूँ क्योंकि लोगों के हिसाब से वो मेरी दुल्हनी बनने वाली है, तो अब मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। मैं वहाँ पर जाकर अपनी बहन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ इन घटिया लोगों से। और दूसरी तरफ वो जो बंदा था जुआन हाउ के पास आकर कहता है मैंने बता दिया है भैया को शादी के बारे में, तो इस वजह से भैया ने सीधा का सीधा अपना डेरा ही डाल लिया भैया के कमरे में। वो दोनों एक साथ रहना शुरू कर चुके हैं और ये सुनकर जुआन हाउ के दिमाग में आग लग जाती है। तुम ये क्या चीज आकर मुझे सुना रहे हो, आखिर तुमने जाने कैसे दी उस भैया को भैया के कमरे के अंदर। अब शादी में टाइम भी बचा है और उससे पहले ये दोनों बीच में कुछ खिचड़ी ना पका ले एक साथ रहते हुए। अरे यार तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुमने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया और मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाता है। अब मैं क्या करूं? तो अब तो लगता है कि भैया को जान से मार कर ही कोई फैसला किया जा सकता है। तो बंदा कहता है अरे एम्परर आप बात तो सुनिए, आप भैया के मुकाबले के नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आपको चोट पहुंचा सकता है, इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये सुनकर जुआना उसी को मारते हुए कहता है तुझे क्या लगता है मैं डरपोक इंसान हूँ, मेरे पास पावर नहीं है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं भी तो देखो कि भैया मेरा क्या कर सकता है, वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा और मैं उसको यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। और वो जो भैया उसको तो और भी ज्यादा नाटक चढ़ा हुआ है, उसकी जान की चाबी तो मेरे हाथों भी मौजूद है, अभी उसकी जान निकालता हूँ। तो वो यहाँ पे सीधा का सीधा ऑर्डर दे देता है जाओ और अपने दो डीमन जनरल को आजाद कर दो और उनको कहना कि वो भैया के गाँव पे जाए और वहाँ पर जो भी इंसान जिंदा दिखाई देता है उन सभी के सबको मौत के घाट उतार दे। और मैं चाहता हूँ कि भैया का पूरा गांव पूरा लाशों से भर जाए, तब जाके भैया को हमारे डर का एहसास होगा कि जैसा हम कहते हैं ना उसको वही करना है, और अगर वो अपनी मनमानी चलाएगी तो ऐसा ही होने वाला है। तो वही भैया जो था वो भैया के साथ बैठ कर बातें कर रहा था और वो जो भैया थी वो यहाँ पे कहती है वो जो क्वीन है ना आखिरकार उसको उस फ्यूजन पिल की जरूरत क्या पड़ी, वो तो कल्टीवेशन करती ही नहीं है, तो वो उस पिल का करने क्या वाली है, आखिरकार उसका क्या काम करने वाली है। तो भैया कहता है मुझे लगता है ना वो जो क्वीन है वो किसी खास तरह की सीक्रेट कल्टीवेशन करती होगी जिसके बारे में हम सब बिल्कुल अनजान है। जब हमारा पंगा होगा ना उस क्वीन के साथ तो तभी जाकर हो सकता है वो उसे अपनी पावर को रिवील करे, इसलिए हमें और सावधान रहना पड़ेगा। ना जाने वो किस तरह की कल्टीवेशन करती है और उसका लेवल क्या है वो हमें पता ही नहीं है। कि तभी वहाँ पे वो लड़की भागते हुए आती है और वो सारी की सारी बातें भैया और भैया को बताने लगती है कि जुआन हाउ ने तो डीमन जनरल
जनरल को आजाद कर दिया है। वो लोग जा रहे हैं भुइयों के गांव के ऊपर ताकि वो हर एक जिंदा इंसान को मारा जा सके। और ये सुनकर भुइया और उसकी बहन दोनों एकदम शौक में चले जाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वही हम युवान हाउ को देखते हैं जो दोनों डीमन जनरल को लेकर उसी भुइयों के गाँव के पास आ चुका था। यहाँ पे आने के बाद वो डीमन जनरल से कहता है, जाओ और हर एक इंसान को मार दो। अगर तुमने सारे के सारे लोगों को मार दिया ना, तो मैंने जो तुम लोगों को सजा देकर रखी है जिंदगी भर काल कोठरी में रहने की, मैं उसको माफ कर दूंगा और 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। इसलिए जाओ और सारे के सारे लोगों को जान से मार दो, एक भी लोग जिंदा नहीं बचने चाहिए। तो इसके बाद वो दोनों डीमन जनरल गाँव के अंदर आ चुके थे। तो डीमन जनरल में एक एकदम छोटा बच्चा जैसा होता है और दूसरा एकदम हाथी जैसा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों भाई थे, न जाने कौन सी जेनेटिक के साथ पैदा हुए थे। एक तो बच्चा जैसा ही रह गया और दूसरा बहुत ही बड़ा हाथी बन गया। और दोनों वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा गांव के अंदर आते हैं और जो भी उनको सामने दिखाई देता है उसके ऊपर सीधा हमला कर चुके थे। तो गांव वाले एकदम हैरान रह गए थे कि डीमन जनरल यहाँ पर क्या कर रहा है और सभी लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं कि तभी उस बचकाने ने सभी को यहाँ पे मार मार कर उनको लूटना शुरू कर दिया था। ये एकदम लालची बंदा है, इसको अगर कहीं से पैसा मिल जाए तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जहाँ पे वो मरे लोगों के अंदर से उनके पास रखे हुए सिक्कों को चोरी करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक एल्डर आके पहुँच जाता है जो कि गार्डियन है इस गाँव का। वो यहाँ पर आने के बाद वो डीमन जनरल से कहता है, आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे गाँव में आकर यहाँ पर हमला करने और लोगों को परेशान करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों से फाइट करने लग गया था। लेकिन वो जो हाथी वाला भाई होता है वो उसको एक ही अटैक दे के मारता है जिससे वो एल्डर दूर जाके फेंका चुका था। तो एल्डर इन डीमन जनरल से कह रहा होता है, आखिरकार तुम लोग हो कौन, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ गए, हमसे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है तो तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो डीमन जनरल कहते हैं, हम तो बस यहाँ पर पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा फेंको और तमाशा देखो, हमें 1000 सोने के सिक्के मिलने वाले, तुम कीड़े मकोड़ों की जान लेने के बाद तो ऐसा ऑफर कौन ही ठुकरा सकता है। चलो आ जाओ, लाइन में तुम सबको मारना है, आज कोई जिंदा नहीं बचेगा। और हाथी वाला भाई जैसे उस एल्डर की जान लेने वाला था कि तभी वहाँ पे भुइया की स्टिक आके पहुँच जाती जिसने एक ही अटैक दे के मारा था, जिस वजह से वो हाथी वाला भाई दूर जाके गिर जाता है। और भुइया यहाँ पे आने के बाद कहने लग जाता है, मैं हूँ इस नेशन का नेशन इंस्पेक्टर जिसको बनाया है स्वर्ण सेक्टर ने, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि आसपास अगर कोई भी गड़बड़ी होती है ना तो मैं उसको ठीक करने के लिए जाऊँ। तुम यहाँ पे मासूम लोगों को मारने के लिए आए हो तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना ही था ताकि तुम लोगों को सबक सिखाया जा सके, जिस वजह से आइंदा तुम कभी भी इस तरह से हरकत करने के बारे में सोचो भी नहीं। और भुइया को देखकर वो दोनों कहने लग जाते हैं, ओ अच्छा अब समझ में आया, ये तो सबसे ज्यादा फेमस वाला बंदा है जिसका नाम सुनदाव जी है जो कि आजकल बड़ा ही फेमस हो रखा है। तो तुझे पता है हम तेरे बारे में बहुत सुन रखे थे काल कोठरी में, लेकिन अब जाकर तुझसे मिलने का मौका मिला, बड़ा मजा आएगा तेरे साथ फाइट करने में। मैं तो सोच ही रहा था कब हमारे सामने तू आएगा, लेकिन देख तू तो आ ही गया। लेकिन भुइया कहता है, मेरे 3 गिनने से तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम्हें चौथी गिनती गिनने से तुम्हें इस दुनिया में रखूंगा ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ से जल्द भाग जाओ। और ये सुनकर वो जो मोटू भाई था वो यहाँ पे भड़क जाता है और अपनी पावर को काफी खतरनाक तरीके से एक्टिवेट करने लग गया था। और वो जो एल्डर था वो यहाँ पे भुइया से कहने लग जाता है, इससे पंगा मत ले, इसको पता है इसका जो लेवल है ना वो कि कंडेंसेशन लेवल के फर्स्ट लेवल पे, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक, इसने आज तक करीब 1000 लोगों की जान ले रखा है, तो थोड़ा तुम इसे संभल के रहना तो कहीं ये तुम्हें नुकसान न पहुंचा। लेकिन भुइया को उस मोटू से क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो मोटू यहाँ पे पूरी ताकत के साथ भुइया के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन भुइया यहाँ पे ऐसा अटैक दे के मारता है कि बस एक ही अटैक में मोटू की जान चली गई। वो मोटू तो मर चुका था एक ही अटैक में। और ये देखकर छोटू पागल हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसने मेरे भाई को जान से मार दी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मेरा प्यारा भाई मुझे कंधे पे बिठा के घुमाता था, अब तो ये मर गया, अब मैं कहाँ जाऊंगा। और एल्डर भी यहाँ पे भुइया की पावर देख काफी ज्यादा हैरान रह कि इस बंदे ने एक ही अटैक में मोटू को मौत के घाट उतार दिया, आखिरकार ये बंदा कौन से लेवल पे है। और इसके बाद वो जो छोटू तो यहाँ पर कई सारे डीमन के सिक्के को बाहर निकाल, तो एल्डर बताता है ये सिक्के इस तरह के कि वो जिसको भी हिट करते हैं वो बिल्कुल ब्लास्ट होकर उस इंसान को खत्म कर देता है। तो इन सिक्कों को
को अपने ऊपर बिल्कुल भी लगने मत देना। जैसे वो सिक्के भैया की तरफ बढ़ने वाले थे कि भैया यहाँ पे कुछ करता कि इससे पहले लिंग लॉन्ग उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कहती है, अरे वाह ये तो कमाल के ट्रेजर है, देखो कितने अच्छे अच्छे सिक्के हैं। एक काम कर, मैं यहाँ पे डिवोलिंग फॉर्मेशन बना देती तो उसके अंदर तुम सारे के सारे सिक्कों को कलेक्ट कर लेना, जिस वजह से ये सिक्के मेरे पास आ जाएंगे। मुझे इन सिक्कों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो वो जो लिंग लॉन्ग थी वो यहाँ पे तुरंत डिवोरिंग फॉर्मेशन बना देती। तो डिवोरिंग फॉर्मेशन मानो कि एक ब्लैक होल जैसा हो और जो भी चीज सामने आएगी वो अंदर जाके गायब भी हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि उन चीजों का अस्तित्व कहाँ गायब हो गया। तो इस वजह से सारे के सारे वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो छोटू यहाँ पे देखकर काफी ज्यादा पागल हो गया कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे सारे के सारे सिक्के कहाँ गायब हो गए। और मेरे सिक्के ऐसे थे कि दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान हुआ ही नहीं जो कि इसके अटैक से बच सके, लेकिन तूने मेरे सारे सिक्के गायब कर दिए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब मैं और भी ज्यादा सिक्कों का इस्तेमाल करने वाला। तो लिंग लॉन्ग यहाँ पे बस भैया से कहने लग जाती, तुम इसको ना उंगली करते रहो, जितना तुम उंगली करोगे ना ये उतना ही ट्रेजर फेंक के मारेगा और मुझे सारे ट्रेजर चाहिए। इसको बस तुम गुस्सा दिलाते रहो और एक सिक्का फेंक के मारेगा और मैं फॉर्मेशन के अंदर डालती जाऊंगी। तो ये सुनकर भैया उस बचकाने से कहता है, अबे बस छोटू ने मुझे सिक्के फेंक के मारा तो मैं क्या तुम्हें भिखारी नजर आता जो कि तू मेरे पास चिल्लर फेंके? अगर तेरे पास नोट होती तो कोई अलग बात हो। जो सुनकर वो छोटू कहता है, मुझे नोट चाहिए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब तू यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। तो फिर वह यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इविल को स्कैट कॉइंस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एक बल्कि करीब हजारों की तादाद में कॉइन आ चुके थे जो कि भैया के ऊपर अटैक करने वाले। और ये कॉइन पिछली बार से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन भैया अपनी फॉर्मेशन बनाते हुए उन सारे के सारे सिक्कों को अपने फॉर्मेशन के अंदर ही समा लेता है। वापस से पूरे के पूरे सिक्के गायब हो चुके। तो उस छोटू को यकीन ही नहीं होता कि कोई सेंस ही नहीं बनता कि मेरे सिक्के कहाँ जा रहे हैं। अरे तूने कौन सी तिजोरी छुपा के रखी, इसके अंदर सभी के सभी सिक्के घुसते जा रहे हैं। एल्डर भी देख के एकदम शॉक्ड में था, अरे वाह ये तो क्या हो रहा है, आज तो मजा ही आ गया। तो सारे के सारे सिक्कों अपने इस फॉर्मेशन में डालता गया। ये तो सिक्के नहीं बल्कि आफत के पैकेट थे। लेकिन इस बंदे को तो देखो सुनदाव जी को, क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर सारे के सारे सिक्कों को डालकर उसे गायब भी कर दी। ये बंदा सच में काफी ज्यादा कमाल का है। मैंने तो इसके बारे में सुना था लेकिन मैंने आज पहली बार इसकी पावर देखी। तो वो जो छुटकू था वो यहाँ पे कहने लग जाता है, मैं समझ गया तू यहाँ पे मुझे लूटने के लिए आया। क्यों, मैं सच कह रहा हूँ ना, तू मुझे गुस्सा दिला रहा है ताकि तू मुझे लूट सके, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तेरी बातें समझ गया हूँ, तो मैं सारे के सारे सिक्के तेरे से निकलवा लूंगा। तो वो खुद की पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत से बड़े सिक्के में ट्रांसफॉर्म कर लेता और वो भैया की तरफ बढ़ने लग गया। लेकिन भैया को उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो अपनी स्टिक तैयार कर बिल्कुल एक बैट की तरह ताकि उस बचकाने को सीधा मारते हुए उसको वहाँ से उड़ा के दूर फेंक सके, जिसकी वजह से भैया मैच जीत जाएगा। जैसे वो छोटू भैया के नजदीक आता है कि भैया उस बैट की मदद से सिक्सी मार उस बच्चे को वहाँ से गायब कर देता है। वो छोटू भी यहाँ पे मर चुका था और सब के सब जो दोनों जनरल यहाँ पे आए थे वो दोनों यहाँ पे मारे जा चुके। तो लिंग लॉन्ग जो थी वो यहाँ पे कहने लग जाती है, मैं तो अब बहुत ही अमीर हो गई, मुझे कितने ज्यादा सिक्के मिल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतने ज्यादा सिक्के मिल जाएंगे, आज तो बड़ा ही मजा आया। तो भैया यहाँ पे कहने लग जाता है, अरे यार तू तो हमेशा मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रहती, तो तुम इन सिक्कों का क्या करोगे? क्या तुम सिक्कों के ऊपर सोओगी? सिक्के तुम्हारे किसी काम के भी नहीं है और फिर भी तुम्हें चाहिए। तो फिर लिंग लॉन्ग कहती है, तुम अभी भी नहीं समझे, मुझे ना एक खास काम लगता है इन सिक्कों से, तो मैं वही करने जा रही हूँ और अगर बाद में कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगी कि आखिरकार मुझे सिक्के क्यों काम आए थे। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद युवान वहाँ पे पहुँच जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि चलो भैया का खेल खत्म हो गया, मैंने इस गाँव को भी बर्बाद किया उसको बचाने के लिए। यहाँ पे भैया आया होगा तो वो भी मर गया होगा। जैसे वो सामने भैया को देखता है तो वो एकदम ज्यादा घबरा चुका था, अरे यार ये कैसा इंसान है, ये तो मरता ही नहीं। भैया तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो सीधा का सीधा आता है युवान के पास और उसके पास आते हुए कहता है, तू अब नहीं बचने वाला है, तूने ही यहाँ पे ऑर्डर दिया ना कि इस पूरे के पूरे गाँव वालों को मार दिया, तूने इतने ज्यादा मासूम लोगों की जान लेने की कोशिश, तुझे आज मैं छोड़ूंगा नहीं। तो युवान कह रहा था, तू तो
बाहर का बंदा है, तो तू आपसी मामलों में हमारे टांग क्यों घुसा रहा है? तू हमारे बीच में मत आ, और अगर तू मुझे मारेगा तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा मैटर हो जाएगा। लेकिन भैया कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही लोगों को मारना है, लगता है शुरुआत तुझसे ही करनी पड़ेगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो जैसे ही एक अटैक घसीट के मारने वाला था जुआन हाउ के ऊपर, तो जुआन हाउ कहता है नहीं नहीं मुझे माफ कर, तुझे पता है कि मेरा बाप हाउ तियान है, और अगर उसको पता चला कि तूने मुझे मारा है तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर भैया भी हैरान रह चुका, क्या सच में वो हाउ तियान तेरा बाप है? तेरी माँ तो बड़ी चालू निकली। तो ये सुनकर जुआन हाउ कहता है अरे नहीं नहीं ये सच नहीं, ये तो बस मेरे मुँह से निकल गया, मैं तो बस मजाक कर रहा, और मेरा फादर तो दूसरा इंसान है, मुझे माफ कर दे वरना वो तुझे छोड़ेगा नहीं। और तभी वहाँ पे भागते हुए वो क्वीन आ जाती, जो भैया से कहती सुन दाऊ जी रुक जाओ, आखिर तुम क्यों मारना चाहते हो इस जुआन हाउ को? इसकी कोई गलती नहीं, मुझे पता है कि इसने यहाँ पे 2 डीमन जनरल को भेजा, लेकिन मेरी बात तो सुनोगे कि उसने यहाँ पे उसे क्यों भेजा? क्योंकि जुआन हाउ को खबर मिली थी कि यहाँ पे कुछ बदमाश लोग आ चुके जो कि लोगों को परेशान करना चाहते, तो उसने यहाँ पे डीमन जनरल को भेजा ताकि उन बदमाशों को मारा जा सके। उसका लोगों को मारने का कोई इरादा नहीं, बल्कि वो तो लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे आया हुआ था, लेकिन तुमने इसके इरादे को गलत समझा, ऐसा कुछ भी नहीं। आखिर जुआन हाउ मासूम लोगों की जान क्यों लेगा? आखिरकार उसको क्या फायदा होगा लोगों को मार के? इसलिए तुम इसको माफ कर, इसकी कोई गलती नहीं। तो फिर भैया कहने लग जाता अगर आइंदा से इसने कुछ इस तरह की हरकत करनी शुरू की तो मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो फिर कोई बहाने मत बनाना कि ये करने आया था, ये वो करने आया, इसके बाद सीधा तुम्हें इसकी लाश ही मिलने वाली है। तो इतना कह के भैया यहाँ से चला जाता है। फिर जुआन हाउ जो था वो अपनी माँ से कहने लग जाता है माँ इसने मुझे बहुत ही ज्यादा डरा दिया, मुझे तो आज ऐसा लगा था कि आज मैं जिंदा बचूंगा ही नहीं, वो तो आपने आके मुझे बचा लिया। लेकिन वो जो क्वीन थी वो बहुत ही ज्यादा भड़की हुई, वो सीधा यहाँ जुआन हाउ को महल के अंदर लेके आती और उससे कहती आखिर तुम इतने बेवकूफ इंसान कैसे हो सकते हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई कदम नहीं उठाना जब तक कि मैं तुम्हें ना कहूँ। तुमने बिना मतलब के जाके इस सुन दाऊ जी से पंगा ले ली, तुम कितनी बार हमारे प्लान को मुसीबत में डालोगे, इसीलिए तो मैं तुमसे कहती तुमसे लाख गुना अच्छा है ये चैन जो कि बिना मतलब के कोई कदम नहीं उठाता, और जब उठाता भी है तो फायदा देख के उठाता। तुम हमेशा मेरे प्लान को खराब करने के लिए आ जाते हो। तो जुआन हाउ कहता है माँ मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं आपका भरोसा जीतने के लिए कर रहा था, मैं साबित करना चाहता था कि मैं भी कमजोर नहीं, मैं बेवकूफ नहीं, मैं भी भैया को रास्ते से हटा के दिखा सकता हूँ, लेकिन सब गड़बड़ हो गई। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि सुन दाऊ जी मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा, बल्कि मैंने उसे बता दिया कि मेरा फादर हाउ तियान। ये सुनकर क्वीन के दिमाग में आग लग जाती है, वो सीधा यहाँ पे जुआन हाउ को मारते हुए कहती है कि आखिर तूने उसे क्यों बताया कि हाउ तियान तेरा फादर है? मुझे पता है कि हमने ये बात छुपा के रखी, तो इतना बड़ा गलत काम तू कैसे कर सकता है? मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली, अब भैया हमें नहीं छोड़े वो हमारे सारे के सारे राज को जान जाए, हमें जल्द से जल्द सुन दाऊ जी को मौत के घाट उतारना पड़ेगा। तो फिर चैन कहता है आप फिक्र मत करिए, मैं अभी जाता हूँ सुन दाऊ जी को जान से मारने के लिए। लेकिन वो क्वीन कहती इसकी कोई जरूरत नहीं, अब मुझे यहाँ पे अपना ही खेल चलाना पड़ेगा और मैं खुद पर्सनली जाऊंगा उस सुन दाऊ जी को जान से मारने के। जिसके इतना कहते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भैया और भुइयू की शादी कराने का इंतजाम कर दिया गया था, तो फिर भैया एकदम हैरान रह जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो फिर भैया कहता है लगता है मुझे अपनी आइडेंटिटी को रिवील करना ही पड़ेगा। तो वहीं पे जुआन हाउ जो था भुइयू के जो गाँव वाले थे वहाँ पे हमला करवा दिया था ताकि वो सारे के सारे गाँव वालों को मौत के घाट उतार सके। लेकिन भैया वहाँ पे चला जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी बंदों के साथ फाइट कर रहा था जो लोग गांव के लोगों को मारने के लिए आए हुए थे। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों बंदों की बाट लगा देता है, जिस वजह से उन दोनों बंदों की जान जा चुकी थी। लेकिन ये देख क्वीन एकदम भड़क जाती है, अब हम यहाँ पर उस सुन दाऊ जी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में वो जो क्वीन थी वो अपना कल्टीवेशन कर रही थी और इंस्टाडिवान किंगडम का जो प्रिंस है उसने जो पिल दिया था वो उसी पिल की मदद से अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही होती। तो फिर कुछ देर की मेहनत के बाद आखिरकार उसका एक लेवल यहाँ पे ब्रेक थ्रू हो जाता है। तो अब वो कल्टीवेशन के कंडेंसेशन रेलम के सेकंड लेवल पे पहुंच चुकी थी। लेकिन भुइया तो अभी भी बॉडी रिफाइनमेंट के 10th लेवल पे मौजूद है, यानी कि भुइया से 2 लेवल आगे हो चुकी है। तो फिर वो कहती है उस प्रिंस का शुक्रिया, इसने मुझे कमाल की पिल दी, वो ना जाने डर के मारे कहाँ भाग गया, लेकिन मेरा तो फायदा करके ही गया। मुझे तो बस इसी चीज से मतलब था जो कि मुझे मिल
चुका है, तो अब मैं सुनदाओ जी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो मरेगा और आज ही मेरे हाथों मरेगा। जैसे उसने अपना ब्रेक थ्रू किया था कि आसमान के ऊपर एक पर्पल कलर की लाइट चमकने लग जाती और फिर भुइया से कहने लग जाती है, ये सब क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? तो भुइया जब उस पर्पल लाइट को देखता है तो वो कहता है, तुम्हें पता है कि पर्पल लाइट तब निकलती है जब कोई डीमन किसी हेवन के कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू करता है, क्योंकि डीमंस की कल्टीवेशन अलग होती है, लेकिन अगर वो हेवन वाली कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू करेगा तो ऐसा स्ट्रेंज फिनोमिना आसमान में क्रिएट होता है। तो फिर भुइया कहने लग जाती है, ये तो उसी क्वीन के कमरे के अंदर से आ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी क्वीन ने अपना कोई ब्रेक थ्रू किया हो? क्या सच में वो कोई डीमन है जिसके बारे में हमें तो पता ही नहीं है? तो फिर भुइया उससे कहता है, वहाँ पे जाके देखता हूँ कि असल में वहाँ पे मामला क्या है, तो तब तक तुम यहीं पे रह और बिना मतलब के कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, लेकिन भुइया वहाँ से जा ही क्या पाता। और भुइया के स्वागत में क्वीन दरवाजे पे आके खड़ी हो गई होती है और फिर उसके बाद भुइया से कहती है, सुनदाओ जी क्या तुम मुझे ढूंढते हुए जा रहे थे? तो मैं तो तुम्हारे सामने ही आ गई हूँ। तो भुइया यहाँ पर क्वीन से कहने लगती है, आप यहाँ पे क्यों आई हो? क्या आपको कोई अर्जेंट काम है क्या, या फिर आप किसी से मिलना चाहती हो क्या? आप तो ऐसे नहीं आया करती थी। तो यहाँ पे क्वीन कहने लग जाती है, हाँ मुझे एक खास काम है, मुझे इस सुनदाओ जी को जान से मारना है और जब तक मैं इसको नहीं मारूंगी तो मुझे सुकून की नींद नहीं मिलेगी। वो सीधा एक अटैक देके मारती है भुइया के ऊपर, लेकिन भुइया ने अपने स्पिरिट फ्लावर की मदद से उस अटैक को यहाँ पे डॉज कर रहा था और वो उस क्वीन से कहने लग जाता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत टाइम से कल्टीवेशन कर रही हो। तुम और हाउ तियान मिलकर कोई न कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं, तो उसी प्लान की वजह से तुमने यहाँ अपना हेवन वाला कल्टीवेशन को हासिल की। तो फिर क्वीन कहती है, जानकारी तो तुमने काफी ज्यादा ले रखी है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आज ही तुम मरोगे। मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी, या तुम मरोगे या फिर मैं मर जाऊंगी, लेकिन कोई ना कोई आज तो यहाँ पे मरेगा। और फिर वो अपने और भी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए भुइया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। तो फिर भुइया जो था वो अपनी बहन से कहने लग जाता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं उसको संभालता हूँ। लेकिन जैसे भुइया यहाँ से जाने वाली थी, पीछे से उस क्वीन ने एक और खतरनाक अटैक देकर मार दिया भुइया के ऊपर, लेकिन ये अटैक उसको लग पाता है। बीच में भुइया आकर क्वीन के अटैक को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर क्वीन काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, तुमने सच में यहाँ पे मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय किया? तुम तो अभी सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट 10th लेवल पे हो, लेकिन तुम्हारी पावर आराम से कंडेंसेशन रेलम वाली यूज कर पाते हो। बड़े मिस्टीरियस बंदे हो, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जो पावर है वो कंडेंसेशन रेलम के 2nd लेवल की है। तो मेरी और तुम्हारी पावर में काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस तुम्हें फाइट के दौरान पता चलेगा, क्योंकि तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन तुम बचोगे नहीं मेरे हाथों से। तो वो यहाँ खुद को ओरिजिनल फॉर्म में डाल लेती, जो कि स्कॉर्पियो जैसी नजर आ रही। उसका आधा शरीर क्वीन वाला था और उसका आधा शरीर स्कॉर्पियो वाला था। ये बिल्कुल एक डीमन थी। उसके बाद वो भुइया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती। वो एक से बढ़ के एक अटैक भुइया के ऊपर करती, लेकिन भुइया ने अपने स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे के सारे अटैक को यहाँ पे रोके जा रहा और एक भी अटैक उस भुइया के ऊपर असर ही नहीं कर पाता। तो फिर क्वीन यहाँ पे कहने लग जाती है, तू एक काम कर, तू यहाँ पे मुझसे माफी मांग ले। तो अगर तू मुझसे माफी मांगता है ना, तो मैं तुझे तकलीफों भरी मौत नहीं दूंगी, मैं तुझे आराम आराम से मारूंगी। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डिवाइन इल्यूजन फ्लावर टेक्निक का इस्तेमाल कर लेती है। इस वजह से एक अजीब सा ऑरा एक फ्लावर का शेप लेते हुए भुइया की तरफ बढ़ रहा था, जिस वजह से वो अटैक यहाँ पे भुइया को लगी जाती। लेकिन भुइया ने यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने गोल्डन ड्रैगन को समन करने की कोशिश करता है, और जैसे उसने यहाँ पे अपने गोल्डन ड्रैगन को समन किया था, तो उसका ड्रैगन यहाँ पे एकदम गुस्से के साथ आके पहुँच चुका था। तो ड्रैगन यहाँ पे डिस्ट्रॉइंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है ताकि उस क्वीन के ऊपर अटैक करके उसकी वाट लगा सके। जैसे उस ड्रैगन ने यहाँ पे क्वीन के ऊपर अटैक किया था, उसका जो बीस्ट फॉर्म था जो कि स्कॉर्पियो वाला था, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस स्कॉर्पियो की सारी पावर ड्रैगन खुद में एब्जॉर्ब कर चुका था, जिस वजह से वो स्कॉर्पियो वहाँ पे खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा स्कॉर्पियो कैसे मारा गया? तेरा ड्रैगन कैसा था? इसने मेरे स्कॉर्पियो की पावर छीन ली। सुनदाओ जी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू आज मरेगा, तू आज किसी भी हालत में बचने नहीं वाला है। लेकिन भुइया जो था वो अपनी स्टिक को ऐसे मारता है क्योंकि जो क्वीन है वो जमीन के अंदर ही धंस जाती है और वो उठ भी नहीं पा रही। तो फिर क्वीन कहती है, आखिरकार तू है कौन और तू मेरे से इतनी दुश्मनी क्यों पाल रखा है? तू तो है एक सिर्फ नेशन इंस्पेक्टर, तो तुझे क्या मतलब था हमारे फैमिली के साथ बीच में आने? तो इस वजह से भुइया कहने लग जाता है, तो लगता है ना अब मुझे अपनी आइडेंटिटी को रिवील करने का टाइम आ चुका है। तो वो अपना मास्क निकाल कर उस क्वीन को दिखा देता है और कहता है, ध्यान से देख मैं कौन हूँ। तो फिर उसको देखकर वो क्वीन जो होती है वो दंग रह जाती है। भुइया तुम?
तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। तो फिर भैया कहने लग जाता है, तूने मेरे मदर और फादर को दोनों को मार दी, जो कि यहाँ एम्परर और एम्प्रेस थे। तुमने उन दोनों को मार यहाँ की राजगद्दी हासिल कर ली और मुझे भी मरता हुआ छोड़ दी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। तूने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा ना अपने बुरे सपने में कि कोई ऐसा दिन भी देखने के लिए मिलेगा कि जब मैं तेरी मौत बन के यहाँ पे खड़ा रहूंगा। लेकिन तेरा बुरा सपना यहाँ पे सच हो चुका है। तो ये सुनकर वो क्वीन वहाँ पे कहने लग जाती, हाँ तेरे पेरेंट्स को मैंने मारा, लेकिन अपने हाथों से नहीं मारा, मैंने उन लोगों को मरवाया। मुझे तो सिर्फ इसी बात का अफसोस है कि अगर उन दोनों की अपने हाथों से जान ली होती ना तो बड़ा ही मजा आता। वैसे भी वो किसी काम के नहीं, एकदम यूजलेस इंसान थे। उन लोगों को तो मरना ही, मैं नहीं मारती तो कोई और मार देता, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये सुनकर भैया यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और कहता है, तूने और हाउ तियान ने मिलकर ना इस पूरे के पूरे किंगडम के ऊपर राज करने की कोशिश की, तो मैं तुम लोगों का ये प्लान कामयाब होने नहीं दूंगा। जो चीज मेरा है ना मैं उसको हासिल करके रहूंगा, क्योंकि मुझे ना युआन हाउ ने बता दिया कि तेरा और हाउ तियान का बेटा है युआन हाउ। तो फिर क्वीन कहती, हाँ बिल्कुल मेरे साथ सारे प्लान में शामिल है, लेकिन अगर नहीं भी होता तो उसका क्या उखाड़ लेता, तो उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। तो क्या इस पूरे के पूरे किंगडम में रहने वाला कोई भी इंसान उस हाउ तियान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन भैया कहता है, आज मैं तुझे मारूंगा तो कल मैं जाकर हाउ तियान को मार दूंगा। तो ऐसा क्या कह रही है कि मैं उसको नहीं मार सकता और मेरे हाथों से उसको कोई नहीं बचाने वाला, अब वो जिंदा नहीं बचेगा। मैं तेरे हर एक साथी चुन चुन कर मारूंगा और कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला है। तो तू ये सपने देखना बंद कर दे, अब तेरे साथी में से कोई भी बचने वाला है। क्वीन यहाँ पे प्लान बताना शुरू कर देती, बेवकूफ कहीं, आज के रात के बाद कोई भी ताकत नहीं बचेगी जो यहाँ हाउ तियान का बाल तक भागा कर सके, क्योंकि वो इतने खतरनाक प्लान के ऊपर काम कर रहा है। अगर वो प्लान कामयाब हो गया ना तो उसके बाद पूरी दुनिया के जितने भी इंसान हैं हाउ तियान के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, वरना वो सब के सबको मार सकता है। ये सुनकर भैया हैरान रह जाता है और वो क्वीन से कहता है, बताओ मुझे आखिरकार तुम लोगों का प्लान चल क्या रहा है, तो तुम लोग क्या बातें कर। तो फिर क्वीन बताना शुरू कर देती, तो तुम्हें क्या लगता है हाउ तियान ने मेरे साथ तेरे माँ बाप को मारने के लिए इसलिए दिया क्योंकि उसको यहाँ इस किंगडम के ऊपर राज करना था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको तो राज चाहिए ही नहीं इस किंगडम के ऊपर, उसको तो राज चाहिए पूरी दुनिया के ऊपर, और वो हो पाएगा सिर्फ एक चीज पे, तो उसका नाम हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन। तो हाउ तियान यहाँ पर हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा है, और अगर वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है तो हेवन की जितनी भी पावर है ना वो हाउ तियान के पास आ जाएगी, और वो उसके बाद दुनिया के जितने भी खतरनाक डिमंस हैं उन सब आपस से जिंदा कर देगा और दुनिया से हेवन की पावर का खात्मा हो जाएगा। तो हेवन की कल्टीवेशन रखने वाला कोई भी इंसान हाउ तियान के सामने टिक भी नहीं सकता। बस उसको यहाँ पर हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करने की देरी है। ये फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए उसको हजारों लोगों की कुर्बानी देनी थी। तो तुझे पता ही होगा कि हाउ तियान ने एक पिल को सभी लोगों के अंदर डालने वाला था ताकि वो सबको डिमन बना सकते। तो तुझे पता है वो क्यों बनवा रहा था? इसी हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए, और इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए कई सारे लोगों की मासूमियत और उनकी स्पिरिट चाहिए होती है। तो सब कुछ लोगों का छीन कर हाउ तियान सभी लोगों को डिमन बनने वाले रास्ते पे छोड़ दिया है, और उनकी पावर सब यहाँ पे वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा है। तो बस अब आज की रात और अगले दिन से कोई भी ऐसा दुनिया के अंदर नहीं होगा जो कि हाउ तियान का बाल तक भागा कर सके। तो सपने देखना छोड़ दे। ये सुनकर भैया एकदम हैरान रह जाता है। फिर वो क्वीन से कहता है, तू बता मुझे कि हाउ तियान मुझे कहाँ मिलेगा, मैं अभी के अभी जाकर उसको मौत के घाट उतार दूँ। तो फिर क्वीन कहती, तू उसके सपने देखना छोड़ दे, मैं तुझे नहीं बताने कि वो कहाँ पे है। जाकर तेरे अंदर ताकत है तो तू जाकर उसको ढूंढ निकाल। वैसे भी तेरे पेरेंट्स का ना खेल तो खत्म हो गया, तो अब तेरी बारी, तो अब तू भी यहाँ पे मरने वाला है। उनको तो कंपनी देगा ना तू जाकर, तो तू जाकर उनको कंपनी दे दे। तो ये सुनकर भैया एकदम ज्यादा भड़क चुका था और वो सीधा का सीधा यहाँ क्वीन के ऊपर अटैक करके उसकी जान ही ले लेता है। तो फिर क्वीन यहाँ पे मारी जा चुकी थी, लेकिन क्वीन के मरते साथ ही वहाँ पर आ जाता है वो चैन, जो कि सीधा यहाँ पे आते ही भैया के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था और कहता है, भैया मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने क्वीन की जान लेने की कोशिश कैसे की? वो सीधा यहाँ अपने स्वर्ड डिसल्यूशन टेक्निक इस्तेमाल कर लेता है और उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद एक भैया को देकर मारता है, लेकिन भैया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भैया ने यहाँ पर अपनी ड्रैगन की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा लिया था, क्योंकि उस ड्रैगन ने उस स्कॉर्पियो की पावर को एब्जॉर्ब किया था। तो फिर जो भैया का ड्रैगन वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और पहले से भी ज्यादा पावरफुल लगने लग गया था।
जिस वजह से वो एक ही अटैक के अंदर उसको मौत के घाट उतार देता है। तो फिर चैन यहाँ पे मारा जा चुका था और बड़ी ही आसानी के साथ भुइया ने चैन को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन तभी वहाँ पे आता है भुइया का बंदा, यहाँ पर आकर भुइया को बताता है कि उन लोगों ने भुइयों के साथ कुछ कर दिया। तो भुइया ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि अब आखिरकार भुइयों को क्या हो गया। तो फिर तभी हम वहीं पे हाउतियान को देखते हैं जिसने भुइयों को अपने घोड़ा गाड़ी के अंदर कैद कर लिया था। उसने छुपकर सारी की सारी चीजों को देख लिया होता है कि असल में सुन दाऊ जी कोई और नहीं बल्कि भुइया ही है जिसको हमने मार दिया था, लेकिन ये तो बदला लेने के लिए वापस आ गया। तो इसी वजह से जैसे उसको मौका मिला उसने भुइयों को उठा लिया कि अब अगर भुइया को रोकना है ना तो उसके लिए एक ही जरिया है, वो भी है उसकी बहन जो कि भुइयो है। और अगर हम इसको मारने की धमकी देते हैं तो भुइया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इसी वजह से वो यहाँ पर भुइयो को कैद कर हाउतियान के पास ले जा रहा होता है ताकि उसको भी सारी की सारी सच्चाई बता सके। तो फिर वो कह रहा था भुइया ने मेरी माँ को जान से मार दिया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ अपने पिता को सारी बातें बताने। इसके बाद वो भी अब यहाँ पे उस भुइया को नहीं छोड़ने वाले। भुइया ने तो सच में हमारे नाक में दम कर दिया। तो वहीं पे भुइया जो था जब वहाँ से आगे बढ़ रहा था तो उसको आसमान के अंदर से किसी तरह का एक आर्टिफैक्ट नजर आता है जिसके अंदर से मिस्टीरियस ऑरा बाहर निकल रहा था। वो जो लिंग लोंग थी वो यहाँ पे भुइया को बताने लग जाती है यही वो आर्टिफैक्ट है जो कि हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकता है। तो पता है ये आर्टिफैक्ट यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना उनकी पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है और सबको डीमन बना रहा है ताकि उनकी पावर जब उसके अंदर जाएगी तो वो हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन को यहाँ पर एक्टिवेट कर सकता है। तो इसीलिए हमें हाउतियान को मारना होगा, अभी हम जाकर इस आर्टिफैक्ट को रोक सकते हैं वरना ये नहीं रुकेगा। तो फिर देखते देखते गाँव में जितने भी लोग थे उन सभी की हालत खराब होने लगती है, वो सभी डीमन में बदलने लग गए थे। तो एक बुढ़िया थी वो यहाँ पे उन लोगों को देख के कहती है क्या हुआ इन लोगों, सब लोगों ने शराब पी लिया या फिर भूकंप आ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। सब लोग एकदम ज्यादा घबरा चुके थे कि तभी वहाँ पे शराबी आता और जितने भी लोग यहाँ पे डीमन बन रहे थे उन लोग के साथ फाइट करने लग गया था ताकि जो लोग डीमन नहीं बने उनको बचाया जा सके। लेकिन तभी वहाँ पे भुइया भी आ जाता है, हो सकता है ना उतने लोगों को बचाने की कोशिश करो और उन लोगों को यहाँ से दूर ले जाओ और मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम ये सब कर लोगे। तो फिर ये देखकर शराबी को अब समझ में आया था कि वो सुन दाऊ जी कोई और नहीं बल्कि भुइया ही है, जिसका सबसे खास सिपाही ये शराबी हुआ करता था वो यहाँ पर भुइया ही है। तो फिर शराबी कहता है प्रिंस साहब बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं यहाँ पर सबको संभाल लूंगा। तो फिर वहीं पे जो हाउतियान जब अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे युवानाओ पहुँच जाता है जो कि भुइयो को पकड़ के लेके आया था। वो सारी की सारी बात हाउतियान को बता देता है, कहता है आपको माँ का बदला लेना होगा, उस भुइया ने माँ को जान से मार दिया, हम यहाँ पर उस भुइया को जिंदा नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए आपको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये सुनकर हाउतियान कहता है वैसे तो मुझे यहाँ पर इस भुइयों की कोई जरूरत नहीं, इसके बगैर भी मैं अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट कर सकता हूँ, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, और अगर ये मुझे मुफ्त की मिली गई है तो मैं उसकी जान भी उस फॉर्मेशन के अंदर डाल दूंगा ताकि उस फॉर्मेशन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाया जा सके। इसके बाद यहाँ पर भुइयों की भी जान लेने की तैयारी में लग गया था। तो फिर युवानाओ कहता है बिल्कुल फादर आपको ऐसा ही करना होगा, उस भुइया ने मेरी माँ को मारा है तो अभी उसकी बहन को मारकर उसे वैसी ही तकलीफ महसूस होनी चाहिए, तो इसीलिए हम उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाले। लेकिन वो हाउतिया ने आप कुछ कर क्या पाती, तभी वहाँ का घर हिलने लग जाता है। सभी लोग एकदम ज्यादा घबरा चुके थे कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। कि तभी वहाँ पर एंट्री मारता है भुइया, तो यहाँ पे आते ही हाउतियान से कह रहा था क्यों हाउतियान तू अपनी मौत से मिलने के लिए तैयार है, अभी के अभी मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। जिस दिन को दिखाते साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो क्वीन होती है वो भुइया से फाइट करने के लिए आ चुकी थी और वो भुइया की जान लेना चाह रही थी, तो इस वजह से दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन भुइया इस फाइट में भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा, जिसके बाद वो बड़ी आसानी के साथ उस क्वीन को हरा भी देता है और उस क्वीन को अपनी सच्चाई भी बता देता है कि वो है कौन। और ये देखकर वो क्वीन एकदम हैरान रह चुकी थी। तो फिर भुइया उससे पूछता है तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा असल में प्लान क्या है। तो क्वीन उसको बताने लग जाती है जो हाउतियान है उसने यहाँ पर हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना चाह रहा है, जिस वजह से दुनिया में जितने भी कल्टीवेटर हैं वो सब के सब मारे जाएंगे। हेवन के कल्टीवेशन वाला कोई भी नहीं बचेगा और सिर्फ बचेगा तो सिर्फ डीमन, इसके ऊपर कंट्रोल होगा सिर्फ हाउतियान का। ये जानकर तो भुइया एकदम हैरान रह चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में भुइया जो था वो हाउतियान के पास आ गया होता है ताकि वो उसको उस फॉर्मेशन को करने से रोक सके।
तो वहाँ पर हाउ तियान ने भुइया को भी कैद कर लिया था और वो उसे वहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा था। तो फिर भुइया उससे आकर यहाँ पे कहता है, बस बहुत हो गया तेरा, तूने अब तक बहुत ही मासूम लोगों की जान ली है, अब तेरी जान लेने की बारी है, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। तो फिर हाउ तियान कहता है, वो तो टाइम ही बताएगा कि कौन मरेगा और कौन मारेगा, उससे पहले मैं तेरी बहन का जान ले लूंगा। ये सुनकर भुइया जो था बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही हाउ तियान के ऊपर अटैक करने वाला था, कि जो हाउ तियान था उसने अपने एक बीस्ट स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था। वो बीस्ट स्पिरिट बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी और उसने आते साथ ही भुइया के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और ये बीस्ट कंडेंसेशन रेलम के सेकेंड लेवल पर, ये जो एंशिएंट टाइम के टॉप जो बीस्ट होते हैं ना, उनमें से एक की स्पिरिट थी। इसके हिसाब से ये बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक और वही बीस्ट यहाँ पर भुइया के पीछे पड़ चुका था उसकी जान लेने के लिए, लेकिन भुइया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ उस बीस्ट के साथ फाइट करता है और उसके सारे के सारे अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। बीस्ट तो कई बार कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो भुइया का मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि भुइया अभी इतने गुस्से में है कि उसको शांत कर बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है और आज वह अपने हर एक दुश्मन को चुन चुन कर मार डालेगा। तो भुइया यहाँ पर अपनी स्टिक की मदद से डिवाइन स्ट्राइक टेक्निक इस्तेमाल करता है और जैसे उसने एक स्ट्राइक देकर मारा था कि सीधा का सीधा उस बीस्ट की स्पिरिट खत्म हो जाती है। बीस्ट की स्पिरिट का तो यहाँ पे खेल ही खत्म हो गया था। तो वही गांव के अंदर जितने भी लोग थे उनको मारने के लिए वहाँ पे अलग अलग तरह के डीमंस आना शुरू कर दिए थे, क्योंकि हेवनली डिवोरिंग फॉर्मेशन जैसे ही एक्टिवेट हो रहा था कि अलग अलग डीमन जमीन फाड़ फाड़ कर बाहर निकल रहे थे। पूरे के गांव के लोगों में हड़कंप मच चुका था। सभी लोग अपनी जान बचा के इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वो जो शराबी था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी लोग थे जो कि इधर उधर भाग रहे थे उन सभी को बचा रहा होता है ताकि उनके ऊपर डीमन हमला ना कर सके। वो एक हाथ से डीमन को मारता तो दूसरे हाथ उस छोटी बच्ची को संभाल रहा था जिसको भुइया ने ला के उसको दे दिया था। जिस बच्ची के पेरेंट्स मारे गए थे तो वो यहाँ पर डीमन से फाइट करते हुए बच्ची से कह रहा होता है, तुम चिंता मत करना, मैं डीमंस को मार दूं, उसके बाद मैं तुम्हें खाने की चीजें दूंगा। काफी बढ़िया तरीके से दोनों चीज को हैंडल कर रहा था। वो अपनी स्वर्ण की मदद से एक के बाद एक करते हुए कई सारे डीमन को मार डालता है। कोई भी डीमन उसके सामने टिक नहीं पाता, लेकिन अचानक से एक डीमन आकर उसके हाथ के ऊपर ऐसा अटैक करता है बेचारे शराबी का एक हाथ कट के अलग हो चुका। उसका हाथ एक यहाँ पे कट गया, लेकिन वो अभी भी हिम्मत हारने के लिए तैयार ही नहीं था। वो दूसरे हाथ से स्वर्ण पकड़ता और डीमन के साथ फाइट कर रहा, लेकिन अब एक हाथ से फाइट करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो जिस वजह से लग रहा था कि उसकी हार यहाँ पे हो सकती है और उसको चारों तरफ से कई सारे बीस्ट ने घेर लिया होता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत हारने के लिए तैयार ही नहीं था। मुझे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं किसी इंसान को नुकसान तो नहीं पहुँचने दूंगा। तभी वहाँ पे एक सोल्जर आ जाता है जो उन बीस्ट से फाइट करने के लिए आया हुआ था और वो अपनी स्वर्ण की मदद से उन सभी की फाट लगा चुका था। तो वो महल का ही सोल्जर लेकिन हाउ तियान के खिलाफ ही था कि हाउ तियान गलत कर रहा है, तो इसी वजह से वो हाउ तियान के खिलाफ जाकर लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। ये देखकर वो शराबी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि आज भी कुछ अच्छे लोग यहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर कई सारे लोग आकर इकट्ठा होने लग जाते हैं और ये सारे वो लोग थे जो कि दुनिया से छुप कर रहते थे ताकि हाउ तियान और बाकी लोगों ने नुकसान न पहुँचा दे। और छुप कर इन लोगों ने कल्टीवेशन सीखी थी और अपनी पावर को बढ़ाया। तो अब यहाँ पर पूरे के पूरे लोगों ने मिलकर एक टीम बना लेते ताकि जितने भी डीमंस आते हैं उन सभी को मार कर मासूम लोगों को बचाया जा सके। तो जब यहाँ पे लोग बढ़ रहे थे तो बीस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। इतने ज्यादा बीस्ट वहाँ पे आ चुके थे कि जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन सारे के सारे लोग जिन्होंने अपनी टीम बनाया था वो सभी एक साथ मिलकर उन सभी बीस्ट के साथ भिड़ जाते और एक काफी कमाल का काफी खतरनाक बैटल इनके बीच हो रहा था, जो देखकर वो शराबी काफी ज्यादा खुश हो गया था कि मैं तो यहाँ पर अकेले खुद की हार मानने वाला, लेकिन अब तो नहीं मानूंगा। अभी पूरी टीम हो चुकी है तो मुझे भी रोकने वाला कोई भी नहीं। जब तक जिंदा हूँ इस गाँव के किसी भी इंसान को मरने नहीं दूंगा। तो वहीं पे महल के अंदर जो भुइया वो बीस्ट को मार चुका था। तो हाउ तियान ये देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और उसी के साथ साथ जुआन हाउ पागल हो चुका कि आखिर इसको ये सेकेंड टेबल के कंडेंसेशन रेलम बीस्ट की स्पिरिट ने नुकसान नहीं पहुंचा पाया, तो आखिरकार इसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो मरने के लिए तैयार ही नहीं, ऐसा इंसान है ये भुइया। इसके बाद भुइया जो था वो सीधा का सीधा भिड़ जाता है हाउ तियान के साथ। दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और फाइट का फायदा उठाते हुए पहले तो वो हाउ तियान को धक्का मार के साइड कर देता है और अपनी बहन साइड में लेकर आके उसे बचा लेता है ताकि अब यहाँ पे उसकी बहन को कुछ भी ना हो। तो ये देखकर हाउ तियान कह रहा था, अच्छा बहुत अच्छी बात, तुझे क्या लगा तूने अपनी बहन को बचा लिया तो वो बच जाएगी? नहीं, वो क्या मरेगी, तू भी मरेगा उसी के साथ, बस कुछ ही मिनट के बाद तू मरने वाला। इसके बाद हाउ तियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हेवन फास्ट ट्रैक को समन कर
लेता है और ऐसा लग रहा था कि उसकी एक आइस थी जो कि ड्रैगन के स्पिरिट से बनी हुई थी। इसने सीधा सीधा भुइया के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन भुइया को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा अपने उसी माइंड में ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था जो कि फायर से बना हुआ था और अब वो दोनों ड्रैगन आपस में टकरा हाउतियान के ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देते। तो फिर भुइया कहता है बस बहुत हो गया, अब तू नहीं बचने वाला, अब तू मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जा। तो फिर वो दोबारा से वहाँ वही डिवाइन स्ट्राइक टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है जिससे उसने बीस्ट की स्पिरिट को मारा था। लेकिन जैसे अटैक उसको लगने वाला था कि हाउतियान ने अपने डिमन फायर टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया होता है जिसकी मदद से उस भुइया को जकड़ लिया था। पावर से बनी हुई कुछ स्पिरिचुअल रस्सियां होती हैं, तो उसने भुइया को यहाँ पे टाइट पकड़ा और अब यहाँ पर वो जो डिमन फायर जो कि भुइया के शरीर में लगने वाली, तो भुइया यहाँ पे काफी ज्यादा कोशिश करता है अपने आप को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो खुद को छुड़ा ही नहीं पा रहा क्योंकि वो रस्सियां थी इतनी खतरनाक कि उससे बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन। भुइया की कई सारी कोशिश नाकाम हो जाती है, तो यहाँ पर भुइया परेशान था। तो वहाँ पे जो युवान है तो भुइया के पास जाकर उसको मारने की कोशिश करता है। भुइया उसको लात मारते हुए वहाँ से साइड कर देती है और उससे कहती है अगर तू मेरे तरफ आया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मुझ पर हाथ लगाने के बारे में तू सपने भी मत देख। जो देख कर तो युवान हाउ एकदम घबरा चुका था। तो वहीं पे भुइया जो था उसको वो जो डीमन फायर वो जकड़ने की कोशिश कर रही होती। जो डीमन फायर इतनी ज्यादा खतरनाक थी, अच्छे से अच्छा कल्टीवेट अगर इसके चपेट में आ जाए ना तो बचना इम्पॉसिबल होता है जब तक कि बंदे की पावर बहुत ही ज्यादा हाई ना हो। लेकिन अभी तो भुइया की कल्टीवेट सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट 10th लेवल पे ही थी, तो इस तरह से फायर को रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा नजर आ रहा था। कि तब यहाँ जो लिंग लोंग थी वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भुइया से कहने लग जाती है भुइया तुम्हें पता भी ये फायर एक हेवन फायर से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको अभी के कल्टीवेशन के मुताबिक ना तुम्हारे लिए रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरे पास एक तरीका है, जैसा कहती हूँ तुम सिर्फ वैसा ही करो। मैं तुम्हें एक खास टेक्निक सिखाती हूँ, जैसे ही तुम्हें टेक्निक सीख लोगे ना ये फायर तुम्हारा बाल तक बाका नहीं कर सकता। तो फिर जैसा मैं कहती हूँ सिर्फ तुम उन स्पेल को रिपीट करो, जैसा मैं करती हूँ वैसे करते जाओ, तुम्हें यह टेक्निक मिल जाएगी। इसके बाद तुम डीमन फायर से अपने आप को बचा सकते हो। वो फायर पूरी तरीके से भुइया को जकड़ चुकी थी, भुइया यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाती। लेकिन जैसे जैसे लिंग लोंग उसको बता रही होती वो वैसा वैसा करना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ पर इस टेक्निक की मदद से फायर से बच सके। और पूरी तरीके से जो फायर थी जो कि भुइया को घेर चुकी थी, हाउतियान इसको देखकर कहने लग जाता है खत्म हो गया, इसको क्या लगा कि अभी मेरे पास आकर और मुझे मार देगा, लेकिन ये तो बहुत ही कमजोर है, मेरी हेवन फायर से खतरनाक डीमन फायर ने तो इसकी वाट लगा दी। इसलिए कहता हूँ डीमन टेक्निक जो होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए इसकी औकात कुछ भी नहीं। और जो छोटे मोटे कल्टीवेटर होते हैं ये उनकी औकात दिखा देती है। अच्छा है कि ये यहाँ पे मर गया। तो युवान अब कहने लग जाता है हाँ फादर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और वैसे भी कंडेंसेशन रिलम के 3rd लेवल पे और ये भुइया बॉडी रिफाइनमेंट के 10th लेवल पे, और 10th लेवल पे होने के बाद ये सोच रहा था कि आपको हरा देगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसकी औकात तो पता ही चल गई। तो फिर सभी को लग रहा कि भुइया यहाँ पे मर चुका है, लेकिन भुइया तो अभी तक उस टेक्निक को सीख रहा, वो स्पेल्स पढ़ रहा होता और उस टेक्निक को करता जा रहा था, जिस वजह से उस टेक्निक उसके अंदर आने लग गई थी। और ये टेक्निक एक फायर वाली टेक्निक होती जो कि हेवन फायर से मिली हुई थी, और ये हेवन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि वो डीमन फायर सप्रेस करके खत्म कर सकती है। तो यही हेवन फायर वाली टेक्निक भुइया को यहाँ पे मिल रही थी। तो भुइया को इस टेक्निक की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर जैसे उसने ये टेक्निक सीखा था कि उसके अंदर से ऐसा धमाका होता है कि वो जो डीमन फायर थी वो फट कर खत्म हो जाती है। तो फिर भुइया उसके अंदर बाहर निकल कर आ चुका, और जब यहाँ पे भुइया आया तो वो उस मंकी किंग वाले अवतार में आया था, और वो इतना ज्यादा भड़का हुआ था जिसकी कोई हद नहीं थी, और उसकी बॉडी पे एक खरोच तक भी नहीं आया था। वो डीमन फायर उसको जलाने की बात कर रही, लेकिन उसने तो उसका एक बाल तक बाका नहीं किया। हाउतियान ये देख के काफी ज्यादा घबरा चुका और कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी डीमन फायर यहाँ पर डिस्ट्रॉय कैसे हो गई, ये इंसान है या फिर शैतान, ये बिल्कुल शैतान जैसा कैसे बन गया। फिर भुइया यहाँ पे कह रहा था अब तो यहाँ पे बचने नहीं वाला है, तू अब यहाँ पे बहुत बच गई, लेकिन अब तेरा मौत पीछा करते तेरे पास आ चुकी है। फिर उसके बाद भुइया जैसे अपनी पावर एक्टिवेट करता कि उसके पास फायर से भरा हुआ एक स्पिरिट आ जाता है, ये वही हेवन फायर की मदद से बना हुआ। तो टेक्निक अभी लिंग लोंग ने भुइया को सिखा, तो इसी वजह से अब उसके पास एक फायर फिनिक्स वर्ड आ चुका होता है। तो फिर वो तैयार था हाउतियान की जान लेने के लिए, लेकिन हाउतियान यहाँ पे हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो दोबारा से यहाँ अपने ड्रैगन स्पिरिट को समन करता ताकि उसकी मदद से वो यहाँ भुइया के इस फिनिक्स वर्ड को डिस्ट्रॉय कर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो जो फिनिक्स वर्ड है वो ड्रैगन को पूरी तरह से निकल जाती, और उसके बाद उसने ऐसा अटैक देकर मारा था हाउतियान के ऊपर। हाउतियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो, वो तो उठ ही नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से हार मानने को तैयार ही नहीं था। फिर वो कहता है नहीं, मेरा इतने सालों से बनाया हुआ
प्लान खत्म नहीं हो सकता। गहरा गहरा कोई आएगा और मेरे प्लान को डिस्ट्रॉय करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मुझे मेरा फॉर्मेशन एक्टिवेट करना ही है। तो वो अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही घटिया पैर जमाता है। वो सीधा युआन हाउ को पकड़ता है और उसकी स्पिरिचुअल पावर जो थी वो खुद में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, ताकि युआन हाउ को यहाँ पार कर जितनी भी उसकी पावर यहाँ पे खोई है उसको हासिल कर सके। और उसकी पावर की मदद से वो यहाँ पर आसानी के साथ हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट। तो हाउ तियान कह रहा था, मेरे बेटे तेरा मरना ऐसे वेस्ट नहीं जाएगा। मैं हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना लूंगा। तू यहाँ पे खुशी खुशी मर जाए। तूने अपने बाप के लिए अपनी जान दी। ये इतना घटिया आदमी था ये हाउ तियान। तो फिर भैया की बहन जो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती कि कैसे ये लोग, जब ये लोग अपने फैमिली मेंबर के ऊपर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता तो मासूम लोगों के ऊपर इनको तरस क्या आएगा। ये लोग इंसान नहीं, ये लोग बिल्कुल शैतान है और इसको आज ही मारना पड़ेगा वरना ये लोग पूरी तबाही मचा देंगे। तो फिर भैया यहाँ ये चीज देख कर एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है। तो फिर हाउ तियान जो यहाँ पे भैया से कहने लग जाता है, तो यहाँ पे बदला लेने के लिए आया, अब मैं तुझे दिखाता बदला किसे कहते। ऐसा मैं तबाही मचाऊंगा कि यहाँ पे सिर्फ तू लोगों अपनी आंखों से मरता हुआ देखे। मैं एक एक को चुन चुन मौत के घाट उतार देने वाला। और अगर तेरे पास हिम्मत है तो तू मुझे रोक कर देख। इसके बाद वो सीधा का सीधा अपनी पावर को लेकर हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन के अंदर डाल देता, जिस वजह से वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। ये देखकर भैया एकदम ज्यादा घबरा चुका। वो सीधा एक अटैक देकर मारने वाला था हाउ तियान, लेकिन हाउ तियान खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है और वहाँ से गायब हो चुका था। और वो फिर से उस फॉर्मेशन के पास आकर उसको एक्टिवेट करने लग जाता और वो कहता है बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे हेवन कमजोर हो रहे हैं वैसे वैसे मुझे मेरी पावर का अंदाजा हो रहा है, ये मुझे किस तरह भयंकर पावर मिल रही है। जैसे हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद थे सभी के सब उसकी तरफ खींचते हुए चले जाते हैं, क्योंकि मासूम लोगों की जान को लेकर फॉर्मेशन तैयार हो। सारे डीमन को जितने भी यहाँ पे इंसान थे वो सभी मरते जा रहे थे। तो भैया को कुछ न कुछ जल्द से जल्द करना पड़ेगा वरना बहुत ही बड़ी तबाही आ जाएगी, सारे इंसान मारे जाएंगे। तो भैया यहाँ पे अपनी पावर को एक्टिवेट कर एकदम शांत से खड़ा हो चुका और वो अपनी पूरी पावर को एक साथ एक्टिवेट करते हुए वो फोर्सफुल अपना कंडेंसेशन रियलम की पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा, क्योंकि उसे भी पता था कि वो बॉडी रिफाइनमेंट में होकर भी कंडेंसेशन रियलम के हार्ड लेवल के बंदे के साथ एक तरह से फाइट नहीं कर सकता। तो उसने खुद को फोर्स किया और उसने खुद को मजबूर किया ताकि वो खुद को यहाँ कंडेंसेशन रियलम की पावर को यूज कर सके। तो हाउ तियान यहाँ पे भैया से कहने लग जाता है कि तुझे क्या लगता है तू सिर्फ कंडेंसेशन रियलम की पावर यूज करके मुझे हरा लेगा? नहीं, अभी भी तेरे अंदर मेरे पावर के लेवल से ना 2 लेवल का डिफरेंस, जो कि छोटा नहीं बहुत ही बड़ा होता, यही डिफरेंस यहाँ पे तेरी मौत का कारण बनेगा। लेकिन भैया उसके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा जो पत्थर यहाँ पे टूट रहे उसके ऊपर पैर रखते उसी फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा ताकि एक ही अटैक हाउ तियान का सर धड़ से अलग कर सके। उसके बाद ये फॉर्मेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हाउ तियान यहाँ पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ, वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक और पावर ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लेता है और उसकी मदद से सीधा भैया के ऊपर अटैक देकर मारता है। लेकिन भैया यहाँ पर अपनी स्टिक की मदद से ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। कोई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा। उस भैया यहाँ पे इतना ज्यादा भड़का हुआ था कि उसको यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं, भले उसके पास पावर कितनी भी, लेकिन तब भी वो यहाँ हाउ तियान को मौत के घाट उतार देगा। तो हाउ तियान को जब यहाँ पे उसकी हार नजर आ रही थी, भैया नहीं रुकने वाला। वो अपनी सबसे खतरनाक स्पिरिट को समन करता जो थी एक डीमन कॉड की स्पिरिट। वो डीमन कॉड की स्पिरिट को समन कर चुका भैया को मारने के। तो ये देखकर भैया काफी ज्यादा भड़क चुका, लेकिन भैया भी यहाँ पे तैयार था। अपनी फिनिक्स वर्ड के साथ भैया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक तरफ अपने फिनिक्स वर्ड को समन करता है और दूसरी तरफ उसकी फायर एलिमेंट वाला ड्रैगन था वो भी तैयार हो चुका था। यहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने और दूसरी तरफ डीमन कॉड के स्पिरिट की एक दोनों से फाइट करने के लिए तैयार थे। लेकिन इस फाइट में जीतेगा कौन ये हमें अभी नहीं बताया जाता। तो जिस दिन को दिखाते साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो भैया की बहन थी उसको हाउ तियान ने उठा लिया था। वो और युआन हाउ मिलकर भैया की बहन को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे ताकि यहाँ पर भैया को रोका जा सके, वरना भैया यहाँ पर उन्हें ही मार देगा। तो इस चीज से भैया जो था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे बहन की जान लेने की। तो वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हाउ तियान को बहुत मारता है। और जब हाउ तियान की पावर यहाँ पे कम हो रही थी तो उसने युआन
हाउ की जान ले ली थी, वो अपने ही बेटे को मार देता है ताकि वो खुद की पावर बढ़ा सके। इसके बाद वो भैया के साथ फाइट कर पाएगा, लेकिन तभी भैया ने यहाँ पर उसे बहुत अच्छी तरीके से टक्कर दिया। वो मार मार कर यहाँ पे हाउ तियान की हालत खराब कर देता है, जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हाउ तियान ने एक बहुत ही खतरनाक डीमन के स्पिरिट को समन कर लिया था। वो डीमन के स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए भैया के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर, लेकिन भैया ने भी यहाँ पर अपने उसी फिनिक्स वर्ड और अपने ड्रैगन समन किया। वो दोनों यहाँ पर आपस में जाके टकरा जाते हैं। वो डीमन की जो स्पिरिट थी वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसने भैया के अटैक काफी हद तक रोक दिया था, जो देखकर हाउ तियान काफी ज्यादा खुश हो रहा था। देखा, मैंने कहा था ना कि तेरा अटैक मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकता, तू मरेगा, आज तेरी मौत यहाँ पे लिखी हुई है, मैं खुद ही मारूंगा तुझे अपने हाथों से। लेकिन जैसे ही भैया ने अपने जहाँ पे और भी ज्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल करता और वो ऐसा खतरनाक अटैक दे के मारता हाउ तियान के ऊपर कि उसके डीमन की स्पिरिट वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। डीमन की स्पिरिट खत्म होती है और हाउ तियान का सारा अटैक वहाँ पे खत्म हो चुका था, जिस वजह से हाउ तियान की जान जा चुकी थी। हाउ तियान यहाँ पे अपने डीमन की स्पिरिट के साथ ही मारा गया। साथ भैया के जितने भी दुश्मन थे उन सभी की जान जा चुकी थी। उसने अपनी हिम्मत और ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने सारे के सारे दुश्मनों को उसने खत्म कर दिया था। वो और उसकी बहन काफी ज्यादा खुश होते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें देख रहे होंगे तो वो कितना प्राउड महसूस कर रहे होंगे कि आज हमने सबके सब दुश्मनों को इस दुनिया से मिटा दिया। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा लम्हा हमारी जिंदगी में आएगा, लेकिन आज भैया तुम्हारी वजह से ये लम्हा मैंने महसूस किया है। और वहाँ पे भागते हुए वो शराबी भी आ जाता है, जिसका एक हाथ कट चुका था, लेकिन तब भी अभी तक उसने उस बच्ची को संभाल के रखा था। भैया और उसकी बहन दोनों शराबी से कहते, तुम तो बहुत ही हिम्मत वाले, तुमने इस बच्ची को इतने प्यार से संभाला है, शायद ऐसा कोई भी नहीं कर पाता। तो वो शराबी कहता है, ये बच्ची मेरे लिए बिल्कुल मेडल की तरह, ये मेरे लिए ट्रॉफी कि मैंने इस लड़ाई को जीत कर इसे हासिल किया, मैं इसे ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ। ये बहुत ही प्यारी बच्ची है। और देखते देखते गाँव के जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने भैया को पहचान लिया। ये तो हमारे प्रिंस जो कि बिल्कुल दावेदार थे इस महल के एम्परर बनने के लिए, लेकिन इनको मार दिया गया। लेकिन अभी तक ये तो जिंदा है। और सभी लोग यहाँ पे खुश हो चुके थे और वो नारे लगाने लग जाते कि हमें हमारा अगला एम्परर मिल चुका है, जो कि भैया ही बनने वाला है और भैया ही होगा हमारे यहाँ का न्यू एम्परर। और जब भैया यहाँ का एम्परर बनेगा तब शुरू होंगे हमारे अच्छे दिन। इन लोगों ने हमारे ऊपर बहुत ही अत्याचार किया, लेकिन अब ऐसा लगता है सारी बुराइयां खत्म होने वाली, अब हमें सुकून की जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। तो सभी लोग भैया के नाम के यहाँ पे नारे लगा रहे थे और कहते हैं, भैया तुम आगे बढ़ो और हम सब तुम्हारे साथ। और भैया का बंदर भी यहाँ पे आ जाता है और वो काफी ज्यादा खुश था। जैसे वो बंदर वहाँ पे आया, वहीं पे एक खड़ी हुई लड़की कहने लगती है, पर बंदर कहीं तुमने शाम को मेरे दुकान से मिठाइयाँ चुराई थी ना, वो कौन निकालेगा, इधर अब मैं तुझे बहुत मारूंगी। मिठाइयाँ चोरी करता है, जो देखकर सारे के सारे लोग यहाँ पे हंसने लग गए। ये लोग बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक दूसरा कल्टीवेटर आकर पहुँच जाता है। वो यहाँ पे आने के बाद भैया से कह रहा था, अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था तुम तो वैसे ही हो, तुम्हें पता है जहाँ तक नहीं बल्कि काफी दूर तक तुम्हारे चर्चे फैल चुके हैं, तो इसलिए मैं तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर पाया, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आ गया। तो ये देखकर भैया काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और वो उससे कहता है, तू बताएगा तू कौन है, मैं तो तुझे बिल्कुल भी नहीं जानता, तो तू यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए क्यों आया है। तो ये सुनकर वो कल्टीवेटर कहता है, हाँ मुझे पता है कि तू मुझे नहीं जानता, लेकिन मैंने तेरे बारे में ना अच्छे से जानकारी निकाल के रखी है कि तू स्वर्ण शिफ्ट से आता और मेरी स्वर्ण शिफ्ट से बहुत बड़ी दुश्मनी है, और जो भी बंदा स्वर्ण शिफ्ट मेरे सामने आता है ना, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और मेरा खून खौल जाता है। बहुत कुछ बिगाड़ के रखा है उन स्वर्ण शिफ्ट वालों ने, और जैसे मुझे पता चला कि तू स्वर्ण शिफ्ट का मेंबर है, तो मैं तुझसे मिलने के लिए आ गया कि मैं देख सकूं कि जितना लोग तेरी तारीफ करते हैं तो तू उस काबिल है भी या फिर नहीं, आज हम उससे फाइट करेगा क्या। तो ये सुनकर भैया कहता है, तू दफा हो जाए यहाँ से, देख तू मेरे मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं है, और अगर अभी जाता है तो हो सकता है कि मैं तेरी जान यहाँ पे बख्श दूं, वरना तू यहाँ पे मारा जाएगा। और अब फैसला तेरा है कि आखिरकार तू क्या चाहता है। ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है, जितना तू मुझसे बोलता है ना, तेरे हाथ उतने चलते हैं या नहीं चलते वो तो कुछ टाइम के अंदर पता चल जाएगा। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए भैया के ऊपर एक अटैक देकर मारता है, जिस वजह से अटैक जाकर भैया को लग चुका था। भैया सबसे पहले गाँव वालों को कहता है, आप लोग सब यहाँ से चले जाइए, वरना हमारी फाइट की वजह से आप लोगों को चोट लग सकती है। तो फिर सारे के सारे गाँव वाले वहाँ से भागना शुरू कर चुके थे। तो वो बंदा अपने और भी कई सारे अटैक को रेडी करता है और बहुत सारे वेपन को सीधा फेंक देता है भैया की तरह, कि
कि वो भैया की जान ले सके। लेकिन भैया ने अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते उसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। वो ऐसा अटैक दे के मारा था उस बंदे के ऊपर कि वो बंदा दूर जाके फेंका चुका था और उसकी हालत यहाँ पे पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तो यह देख कर वो बंदा भैया से कहने लग जाता है, देख लेना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझ पर हमला करके मुझे काफी ज्यादा इंजर्ड किया है और भी सेक्ट के बंदे को बुलाऊंगा, तो फिर हम सब मिलकर तेरी जान लेने की कोशिश करेंगे और तू ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तू यहाँ पे बचेगा, तू यहाँ पे जरूर मरेगा। तो ये सुनकर भैया कहता तू तो उस टाइम कह रहा कि मैं बकवास बातें करता और बकवास बातें तो तू ही कर रहा है, और अगर तेरे पास हिम्मत है ना तो आ और मेरे पास आके फाइट करके दिखा। और जितना बोल रहा है ना, अगर उतना फाइट किया होता तो अभी तक मजा आ गया होता। लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा घबरा चुका, वो तो सिर्फ यहाँ पे बातें करने के लिए आया था, फाइट में तो उसकी हालत खराब हो चुकी। तो फिर वो तुरंत ही यहाँ से तालिस्मान का यूज करते हुए वहाँ से निकल जाता है ताकि उसकी जान बच सके, वरना भैया तो उसको वहीं पे मार देता। तो इसके बाद भैया जो था वो यहाँ पे उस घर के अंदर आ चुका था और उसकी बहन जो थी वो उससे कहने लगी, भैया देखो तुम्हें पता ही होगा ये महल में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो कि सिंहासन पे बैठा हुआ है और अब किसी एम्परर के बिना ये राज्य कैसे चले, तुम तो जानते हो ना। तो फिर भैया कहता है, नहीं नहीं मुझे पता है कि तुम आगे क्या कहने वाली, लेकिन मैं ये करना बिल्कुल भी नहीं चाहता, मुझे बिल्कुल भी एम्परर बनने का कोई शौक नहीं, मैं मामूली सा एक कल्टिवेटर बन अपनी जिंदगी गुजारना चाहता, क्योंकि कल्टिवेटर के रास्ते बिल्कुल अलग होते हैं, वो इन पॉलिटिक्स में नहीं घुसते और ये सारे काम मेरे बस के नहीं है, और अगर मैं ये सारे काम करने लग गया तो मेरा जो कल्टिवेशन का रास्ता है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए मेरी बहन अब मुझे तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है और मुझे उम्मीद है कि तुम उस रिक्वेस्ट को मान लोगी, और वो रिक्वेस्ट ये है कि तुम बन जाओ यहाँ की एम्परर और इस पूरे के पूरे राज्य को संभाल और तुम बैठोगी यहाँ के सिंहासन के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि तुम जितने अच्छे से इस राज्य को चला सकती हो ना, मैं भी उतने अच्छे से नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि मुझे इन सारी चीजों का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये सुनकर भैया की बहन कहती, भैया तुम्हें पता है ना, जब से राज्य बना है, ये किंगडम बना है, आज तक किसी भी लड़की को एम्परर नहीं बनाया गया, कोई भी लड़की सिंहासन पे नहीं बैठ, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं जाके सिंहासन पे बैठ जाऊँ, ये मुझसे नहीं हो पाया। तो फिर भैया कहता है, नहीं ये सब बस कहने की बात, और अगर करना चाहे इंसान तो कुछ भी कर सकता है, लोग क्या कहेंगे और क्या सोचते और इसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारे राज्य के जितने भी लोग हैं ना, वो लोग तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और तुम्हारे एम्परर बनने से वो लोग उदास नहीं बल्कि और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे इस राज्य के लिए तुम ही यहाँ की एम्परर बनोगे और इसको संभालोगे। और ये सुनकर भैया की जो बहन थी वो सोच में पड़ जाती, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और उसको भैया की बात माननी पड़ती और भैया सारा का सारा सामान यहाँ पर ला के रख देता है, क्योंकि अब ताजपोशी हो भैया के बहन की और वो यहाँ की बनेगी अगली एम्परर। जो चीज देख कर भैया जो थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ये भैया कभी नहीं सुधरे, वो जिस चीज की जिद पे चढ़ जाता है उस चीज से कभी हटता ही नहीं, उसको पूरा करके ही से शांति मिलती है। इसके बाद महल के अंदर एक शानदार समारोह का आयोजन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ताजपोशी होने वाली भैया की वो आती है और सिंहासन पे बैठने के लिए तैयार और उसको क्राउन भी दिया जाता है और पूरी तरह से एम्परर की तरह बन तैयार हो चुकी थी। आज से इस किंगडम के ऊपर नया एम्परर आके बैठा है जो कि पुइयो है, जिससे पूरे के पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि सब लोग इस फैसले से काफी ज्यादा खुश थे। वो लोग चाहते पुइया या फिर उसकी बहन यहाँ का एम्परर बन, तो इसीलिए उसकी बहन बन गई थी, उनको कोई आपत्ति नहीं और सभी लोग यहाँ खुशी खुशी समारोह में आए होते, बच्चे और बूढ़े सारे लोग आए थे यहाँ जश्न मनाने के और उनके स्वागत पुइयो पुइया और वो जो दासी थी पुइयो की वो भी यहाँ पे आई होती। इसके बाद ये समारोह शुरू कर दिया जाता और सभी लोग बधाइयाँ दे रहे थे पुइयो को कि तुम जिंदगी भर यहाँ की एम्परर रहोगी और सभी को खुश रखोगी और हमारी उम्मीदों पे खरा उतरोगी। तो फिर पुइयो जो यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे उनको छोटा छोटा गिफ्ट बांटने लग जाती। वो जैसे यहाँ उस गिफ्ट को उड़ाती सारे लोग उस गिफ्ट को लेने के लिए कूदने लग गए और उसमें एक बूढ़ी औरत थी जिनको भी गिफ्ट चाहिए था, लेकिन वो बूढ़ी होने की वजह से उछल कर गिफ्ट नहीं ले पा रही, तो इस वजह से वो बूढ़ी आंटी यहाँ पे उदास हो चुकी थी। तो फिर एक लड़की जाती ताकि उस आंटी के लिए वो गिफ्ट ला सके। वो चुपचाप से सिपाहियों के पास जाती और उनको मस्का लगाने की कोशिश कर रही। देखिए ना सिपाही, वहाँ पे एक आंटी खड़ी, उनको भी एक गिफ्ट चाहिए था, लेकिन वो मजबूरी की वजह से गिफ्ट नहीं ले पा रही। तो आप लोग प्लीज मुझे स्टेज पे जाने की परमिशन दे दो, मैं पुइयो के पास जाकर वो गिफ्ट मांग लूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि पुइयो मुझे दे देगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की। लेकिन कार्ड कहते माफ करना, हम तुम्हें ऊपर जाने की परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि ये रूल के खिलाफ हो, क्योंकि हम पुइयो के गार्ड्स हैं और हमारे ऊपर जो नियम है हमें उन्हें फॉलो करना पड़े, इसलिए तुम अब जा सकती हो और हमें मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर वो जो लड़की थी वो यहाँ पे गुस्सा हो जाती और कहती है फिर ठीक
कहती जब तुम जिद पे अड़े हो ना तो मैं भी जिद पे अड़ी रहूंगी और मैं दूसरा तरीका निकाल लूंगी उस गिफ्ट को आंटी को देने। बस तुम देखते रहो। 2 मिनट के अंदर मैं गिफ्ट लेके आती हूँ। जैसे वो लड़की यहाँ पे गिफ्ट लाने के लिए जा रही थी तभी वहाँ पर जानली आकर पहुँच जाती जो कि गिफ्ट लेके आई हुई थी। वो उस लड़की को देते हुए कहती चलो तुम्हें यही चाहिए था ना, इसे तुम अपने पास रखो। ये देख कर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी और जानली वही स्वर्ण सेक्टर में जहाँ पर भैया ने अपना एडमिशन करवाया था ना, तो यहीं पर उसकी वो सीनियर सिस्टर थी और वो यहाँ पे आई हुई थी। तो हो सकता है कि वो यहाँ पे भैया को लेने के लिए आई हो ताकि भैया स्वर्ण सेक्टर में रिटर्न जा सके। तो वो लड़की जानली को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान रही कि किसी प्रिंसेस ने मुझे गिफ्ट ला के दे दिया तो अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रही हूँ। जानली के ऊपर से वो कितनी ज्यादा सुंदर था। जैसे भैया जानली को देखता है वो उसके पास चला जाता है और उससे बात करने के कि वो यहाँ पे क्यों आई हुई है। तो जानली जो थी वो यहाँ पे भैया से कहने लग जाती है भैया तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम जो नेशन इंस्पेक्टर बने हो ना उसकी जिम्मेदारी काफी अच्छी तरीके उठाई है। जितने गलत लोग थे तुमने उनका खात्मा किया और तुमने अच्छाई का साथ दिया, ये चीज मुझे बहुत पसंद आई। तो फिर भैया कहता है ये तो मेरा फर्ज था, मुझे जिम्मेदारी मिली है तो मुझे उसे पूरा करना ही पड़ेगा। वैसे भी यहाँ पे जितने बुरे लोग थे उनसे पुराना हिसाब किताब था मेरा, तो इसी वजह से मैंने इनको मौत के घाट उतार दिया। वैसे आपने बताया नहीं कि अचानक से आप यहाँ पे क्यों आई हो, आपको कोई जरूरी काम था क्या? तो फिर जानली कहती हाँ काम तो था, क्योंकि अचानक हमारा जो स्वर्ण सेक्टर है उसके अंदर एक स्पिरिचुअल फाउंटेन अपीयर हुआ, बड़ा ही अनोखा और बड़ा ही मिस्टीरियस वो फाउंटेन, और ऐसी चीजें आज से पहले कभी नहीं देखी गई। वो जो फाउंटेन है ना वो लोगों की कल्टीवेशन काफी रैपिडली तरीके से इंक्रीज कर देता है। तो हमारे स्वर्ण सेक्टर के जो लीडर उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि हमारे जितने भी कल्टीवेटर जो कि बाहर चले गए हैं उन सभी को महल के अंदर बुलाया ताकि वो लोग इस स्पिरिचुअल फाउंटेन का इस्तेमाल करते अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज कर सके। तो यही वजह थी कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ ताकि मैं तुम्हें यहाँ से ले जा सकूँ अपने सेट के अंदर और तुम वहाँ जाकर अपने स्पिरिट फाउंटेन इस्तेमाल करना, तो जिससे हो सकता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज होगी। ये सुनकर भैया यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार स्पिरिट फाउंटेन क्या होता है, लेकिन फिर भी वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो यहाँ पे अपनी बहन से कहता है गुड बाय, उम्मीद है कि हम दोनों की मुलाकात दोबारा होगी। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं यहाँ पे आ जाया करूँगा तुमसे मिलने के लिए, तो बिल्कुल भी उदास मत होना और किसी भी चीज की फिक्र मत करना। तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, और अगर कुछ भी परेशानी हो तो बस तुम मुझे आवाज लगाना, मैं तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊंगा। जानली भी यहाँ पे भैया से कहने लग जाती तुम फिक्र मत कर, मैं लेके जा रही हूँ ना तुम्हारे भाई, तो वो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से रहे, तो इसकी टेंशन तुम बिल्कुल भी मत लेना। तो भैया यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी और वो उस बंदर को देखते हुए यहाँ पे कहती मैं तुमसे कब मिलूंगी, तुम बहुत ही प्यारे बंदर हो, तुम्हारे जैसे बंदर से मैं इससे पहले कभी नहीं मिली, तुम जल्दी मुझसे मिलने के लिए आना। वो जो शराबी उसकी भी पोजीशन को यहाँ पे बढ़ा दिया गया, उसको अच्छे कपड़े दिए जाते और अब वो एक पर्सनल गार्ड बन चुका था भैया का। वो यहाँ पे भैया से कह रहा था आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी बहन का अच्छे से ख्याल रखूंगा, वो मेरे लिए एम्प्रेस से ज्यादा वो मेरे लिए खुद की बहन की तरह है, तो मैं उनका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। तो इसके बाद भैया यहाँ पे बाय बाय कहते हुए अपने सफर के लिए निकल जाता है। जहाँ उसको जाते हुए भैया देखकर कहती है मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ, और तुम जहाँ पे भी जाओगे ना कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। मेरे भाई हमेशा अच्छाई के रास्ते पे चलना और कभी भी बुराई का साथ मत देना, तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे साथ। जिस इमोशनल सीन के दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भैया ने हाउ तियान की जान ले ली थी और उसने एक के बाद एक करते हुए अपने सारे के सारे दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था, जिस वजह से उसके सारे दुश्मन खत्म हो चुके थे। तो अब यहाँ पे बारी थी सिंहासन पे बैठने की, तो भैया अपनी बहन को सिंहासन पे बिठा देता है। अब भैया की बहन ही जिम्मेदारी उठाएगी इस पूरे के पूरे राज्य की, जिस वजह से सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। अब वो यहाँ पर भैया की बहन को एक एम्परर की तरह एक्सेप्ट कर लेती, तभी वहाँ पे जानली भी आ जाती है जो कि भैया के लिए एक खबर लेके आई थी हमारे सेट के ऊपर किसी खास तरह का स्पिरिट माउंटेन अपीयर हुआ है, तो इसलिए तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। और वहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं और सारे डिसेबल को बुलाया जा रहा है ताकि सभी लोग वहाँ पर आकर अपना कल्टीवेशन कर सके, तो इसी के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आई हूँ। तो फिर भैया भी उसके साथ चला जाता है। इसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जानली
भुइया को उसी फाउंटेन के पास लेके आई थी और फाउंटेन के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था और भुइया का बंदा जब उसको टच करने की कोशिश करता है वो भी उड़कर दूर फेंका जाता है। इतना भयंकर ऑरा उसके अंदर से बाहर आ रहा था। तो ये देखकर भुइया भी काफी ज्यादा हैरान रहता है कि अचानक से फाउंटेन अपीयर कैसे हो गया, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। तो फिर लिंगलोंग भी भुइया से कहने लग जाती है ये जो स्पिरिट फाउंटेन अपीयर हुआ है इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल और पहले से ही बाहर निकाल दिया गया है। शायद यहाँ पर कोई और भी कल्टीवेशन करने के लिए आया होगा और उसने काफी ज्यादा और अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिए। तभी वहाँ पे स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर भी आकर पहुँच जाते हैं जो कि यहाँ पर भुइया से मिलने के लिए आए हुए थे। वो यहाँ पर आने के बाद भुइया को बता रहे होते हैं भुइया तुम्हें पता है कि लगभग 1000 साल पहले जुआन नाम का एक सेक्ट हुआ करता और वहाँ पे भी इसी तरह स्पिरिचुअल फाउंटेन अपीयर हुआ। तो जुआन सेक्ट के जितने भी लोग थे वो लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश हुए और वहाँ पे सारे डिसाइपल अपना कल्टीवेशन इंक्रीज करने के लिए इसी स्पिरिचुअल फाउंटेन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस चीज की खबर जैसे आस पड़ोस के सेक्ट वालों को लगी तो उन्हें यहाँ पर इस स्पिरिचुअल फाउंटेन को देखने के लिए आना पड़ा। तो फिर सभी के अंदर लालच आने लगे कि उनको भी यहाँ पे आकर अपनी कल्टीवेशन पूरा करना चाहिए। इससे तुम्हें पता है नतीजा क्या निकला? बहुत सारे सेक्ट ने मिलकर जुआनलिन सेक्ट के ऊपर हमला कर दिया और एक एक इंसान को जुआनलिन सेक्ट वालों में जितने भी लोग थे सारे लोगों को मार दिया गया ताकि उनके इसी स्पिरिचुअल फाउंटेन के ऊपर वो सभी कब्जा कर सके और जुआन सेक्ट इसी मुसीबत का शिकार हो गया। अब देखो हमारे सेक्ट के अंदर ये फाउंटेन अपीयर हुआ है तो मुझे भी इस बात का ही डर है कि कहीं हमारा भी हाल उसी जुआन सेक्ट की तरह ना हो जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने जानबूझकर यहाँ पर इस स्पिरिचुअल फाउंटेन को क्रिएट किया है ताकि बाकियों को इस खबर बता सके। जैसे ही दूर के सेक्ट वालों को पता चलेगा कि यहाँ पे स्पिरिचुअल फाउंटेन क्रिएट हुआ है तो वो लोग यहाँ पर आएंगे हमारे स्वॉर्ड सेक्ट के ऊपर हमला करने के लिए। कोई तो ऐसा है जो कि हमारे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। तो ये सुनकर भुइया एकदम हैरान रह जाता है। बिल्कुल सही कहा लीडर आप, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आपकी बात में दाम याली कहने लग जाती है देखो अगर इसको किसी ने जानबूझ के किया है तो उससे क्या फायदा, हमारे लिए तो ये यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है ना। जब तक ये हमें मिल रहा है तब तक हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और हम अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करते हैं। भुइया क्या कहते हो, चलो अंदर चलते हैं और अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करेंगे। तो फिर भुइया यहाँ पे कहने लग जाता है हाँ आपकी बात तो बिल्कुल सही है लेकिन मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है क्योंकि मैं अभी अपना कंडेंसेशन रिलम के फर्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। बस मेरा वो ब्रेक थ्रू हो ही गया लेकिन अगर इस स्टेप में कुछ भी गड़बड़ी होती है ना तो ये मेरे ऊपर बैकफायर कर जाएगा। और ये जो स्पिरिचुअल फाउंटेन है इसकी पावर मुझे समझ में नहीं आती। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाउंटेन है और फिर ये बहुत ही लो लेवल का। और जब मैं इसकी पावर को समझ ही नहीं पा रहा तो मैं इसके अंदर जाकर डायरेक्ट अपनी कल्टीवेशन करना नहीं चाहता। तो अगर इससे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मेरी खुद की सारी पुरानी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता इसलिए मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। और जब मेरी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी ना तो उसके बाद मैं स्पिरिचुअल फाउंटेन के अंदर जाने की कोशिश करूंगा। तो फिर जानली कहती है अगर तुम्हें अपनी पावर को ही बढ़ाना है ना तो फिर ठीक है, यहाँ से थोड़ी दूर टावरिज्म टावर है जो कि बहुत अच्छी जगह है कल्टीवेशन करने के लिए और दूर दूर से लोग जाते हैं अपना कल्टीवेशन पावर इंक्रीज करने के लिए। तो वहाँ पर तुम्हें स्पिरिचुअल ऑरा से भरी हुई चीजें मिलेंगी और अच्छी अच्छी टेक्निक भी मिलेगी। लेकिन सिर्फ वहाँ की शर्त ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ ट्रायल करना पड़ता है। अगर तुम उस ट्रायल को पास कर लेते हो तो तुम्हें अच्छी टेक्निक और कल्टीवेशन के रिसोर्सेज मिलेंगे, बाकी लोगों को तो नहीं मिल। लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम यहाँ पर ये काम करके दिखा दो क्योंकि ना तुम वहाँ पर जाने का एक बार ट्राई कर दो। फिर ये सुनकर भुइया कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही कमाल की चीज मुझे बताई है। तो फिर ठीक मैं एक बार टावरिज्म टावर भी जाके देखता हूँ वहाँ पे असल में क्या हाल है। तो वो जो लीडर था यहाँ पे भुइया से कहने लग जाता है तुम जो बड़े दिन बाद आए हो ना हमारे सेक्ट के अंदर तो मैंने तुम्हारे लिए खास घर का बंदोबस्त किया है। और चलो मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखा देता हूँ। इसके बाद वो जो लीडर था वो भुइया को उसके घर पे लेके आता है। यहाँ पर आकर भुइया काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वहाँ का स्पिरिचुअल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो फिर लीडर कहता है तुम इसे अपना घर समझ सकते हो, तुम्हें यहाँ पे अच्छे खासे कल्टीवेशन के रिसोर्सेज मिलेंगे और जितनी कल्टीवेशन तुम्हें करनी तुम उतनी कल्टीवेशन कर लेना, आज से तुम्हारा घर होने वाला है। तो ये सुनकर भुइया काफी ज्यादा खुश हो
चुका था और वो उस जगह का एक खास नाम रख देता है जिसका नाम हो ज्ञान फेंग पहले। तो इसके बाद भैया जो था वो यहाँ पे यानली से कहने लग जाता है अब मैं जा रहा हूँ उसी टाउजम टावर के पास ताकि वहाँ का ट्रायल पास करते हुए मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकूँ। इसके बाद भैया उसी टावरिज्म टावर के पास आ जाता है। जैसे वो वहाँ पे एंट्री मारा तो वहाँ पर एक मास्टर खड़ा हो जो कि यहाँ पे भैया को रूल्स बता रहा था। देखो टावरिज्म टावर के अंदर हर एक फ्लोर के अंदर अलग अलग बंदे हो सकते हैं। तुम्हें जितने भी फ्लोर के ऊपर जाना है ना तो वहाँ के बंदे को तुम्हें हराना पड़ेगा। तो अगर तुम उस बंदे को हरा दोगे तो उसके ऊपर वाले फ्लोर पे तुम एंट्री मार सकते हो और तुम जितने लेवल के फ्लोर पे जाओगे वहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा इतना स्ट्रांग है और वो तुम्हें अच्छी और हाई लेवल की टेक्निक मिलेगी ताकि वो तुम्हारा हेल्प करेगी तुम्हारा ब्रेक थ्रू करने में। तो ये सुनकर भैया यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो चुका था। इसके बाद वो सबसे पहले वो पहले फ्लोर पे आता है जहाँ पे कोई बंदा तो नहीं बल्कि एक बीस्ट मौजूद था। तो यहाँ पर भैया को उसी को हराना है। तो उसको हराने के बाद भैया सेकेंड फ्लोर पे जा सकता है। इसके बाद भैया यहाँ पे अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए एक ही अटैक के अंदर उस बीस्ट को मौत के घाट उतार दिया था जिस वजह से सेकंड फ्लोर पे जाने का रास्ता भैया के लिए खुल जाता है। इसके बाद भैया वहाँ से सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए निकल चुका था। जैसे वो सेकंड फ्लोर के ऊपर आता है वहाँ पे एक गार्ड मौजूद था। वो यहाँ का गार्डियन होता है और जो भी बंदा यहाँ पे ट्रायल के लिए आता है उस गार्ड को हराना पड़ेगा। तो गार्ड ने यहाँ सीधा का सीधा भैया के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो गार्ड यहाँ भैया के ऊपर एक से बढ़ के एक अटैक कर रहा होता है लेकिन भैया भी कम नहीं था। वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस गार्ड को काफी अच्छी टक्कर देता है। भैया ने मार मार के गार्ड की हालत खराब कर दी। ये गार्ड फर्स्ट फ्लोर के बीच से काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा जिसे हराने भैया को काफी ज्यादा तकलीफ होती है लेकिन तब भी वो बड़ी आसानी के साथ उस गार्ड को हरा चुका था। तो उस गार्ड को हराने के बाद वो थर्ड फ्लोर के ऊपर जाके पहुंच जाता है और जैसे वो थर्ड फ्लोर पे आया था वहाँ पर उसे एक बंदा दिखाई देता है। इसका असल में कल्टीवेशन रैंक का कंडेंसेशन रैंप का थर्ड लेवल। अब वो यहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा को एब्जॉर्ब करते हुए। और अब यहाँ पे भैया को इसके ऊपर वाले फ्लोर के अंदर जाना है तो उसे इसी बंदे को हराना होगा। वो जो बंदा था वो भैया से कहने लग जाता है बड़ी जल्दी आ गए तुम, अभी तो मुझे अपनी और कल्टीवेशन करनी है तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि अभी भी तुम मुझसे कम लेवल के हो और अगर तुमने यहाँ पर मुझसे फाइट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो भैया यहाँ पे इससे कहने वाला मैं तुझे ऑफर देता हूँ यहाँ से निकल जा या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन ये देखकर वो बंदा कहता है देखो देखो मुझे पता है कि तुम यहाँ पे मुझसे माफी मांगने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी शक्ल देख मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम बिल्कुल घबरा चुके हो क्योंकि मैं हूँ ही इतना कमाल का। मेरी शक्ल तो देखो कितनी ज्यादा सुंदर है, मेरी सुंदरता पे दुनिया तो मरती। इतने हैंडसम बंदे के सामने थोड़ी ना कोई फाइट करना चाहेगा। तो मुझे पता है कि तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते, सिर्फ तुम मेरा दीदार करना चाहते हो। क्यों, मैं सच कह रहा हूँ ना। और अगर अब भी मुझे तुमसे फाइट करनी पड़े ना तो मैं इसके लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे घिनौनी शक्ल के बंदे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो तुम्हारी शक्ल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि मैं जितना हैंडसम बंदा हूँ ना मुझे ऐसा ही हैंडसम बंदा पसंद आता है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो लिंग लोंग यहाँ पे भैया से कहने लग जाती है भैया तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसका भाषण सुनने के लिए तुम यहाँ पे आए हो, तुम उसका भाषण सुन रहे हो, मेरे कान बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहे हैं, जाओ और इसको मार मार कर इसकी हालत खराब कर दो, ये बहुत ही ज्यादा बोलता है। ये सुनकर वहाँ पे भैया जो था वो उस बंदे से कहने लग जाता है अबे वह जब तू खुद को समझता है कि तू इतना हैंडसम है तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू तो जाके रील बनाया करना, तो यहाँ पे तू मुझसे फाइट करने के लिए क्यों आया है। तो ये सुनकर वो बंदा कहता है तू मेरी बेइज्जती करता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो वो यहाँ पे तैयार हो चुका था और सीधा अटैक देकर मारता है भैया के ऊपर, लेकिन भैया उसके अटैक से बच चुका था। तो वो बंदा यहाँ पे वापस से भैया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वो एक के बाद एक करते हुए भैया के ऊपर अटैक कर रहा, लेकिन भैया ने अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। तो वो बंदा वहाँ पर अपना एक स्वर्ण फॉर्मेशन भी क्रिएट कर लेता जो कि काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। तो भैया ने तब भी यहाँ पर स्वर्ण फॉर्मेशन को बस अपनी एक ही स्टिक की पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस फॉर्मेशन का यहाँ पे खात्मा ही हो जाता है जिस वजह से उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। वो बंदा यहाँ पे भैया से कहने लग जाता है अच्छा
ठीक है भाई, मैं तो मान गया, तू बहुत ही ज्यादा गुस्से में, तूने मुझे यहाँ पर हरा दी, मैं अब तुझसे फाइट नहीं करना चाहता। माना कि तूने यहाँ पर मुझे कल्टीवेशन की फाइट में हरा दी, लेकिन सुंदरता की फाइट में तू मुझे अपनी पूरी जिंदगी में नहीं हरा सकते। और तू आगे के 7 जन्म क्यों ना ले, तब भी मैं तुझसे ज्यादा ही हैंडसम लगूंगा। तू मेरा चेहरा देख रहा है, इतनी लड़कियां इस चेहरे पे मरती हैं, मेरी शक्ल देख, मैं इतना ज्यादा सुंदर और मुझे देखकर आईना भी शर्मा जाता है। मैं आईने में अपनी शक्ल देखता क्योंकि मैं इतना ज्यादा सुंदर हूँ और मुझ जैसे बंदे को खूबसूरती में कोई नहीं हरा, चाहे मुझे कल्टीवेशन में कोई भी क्यों ना हरा। लेकिन भैया एकदम हैरान हो जाता, कल्टीवेटर में भी ऐसे ऐसे लोग निकल जाते, न जाने कहाँ से उठ के आया है, ये बड़ा अजीब बंदा है। इसलिए वो सीधा का सीधा वहाँ से जा चुका था अगले फ्लोर के लिए। तो वो बंदा कहने लग जाता है, देखा मैंने कहा था, तू तो जल गया हो, मेरी सुंदरता देख, इसीलिए तूने मेरे किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर तू यहाँ से जा रहा है, क्योंकि मैं हूँ ही इतना सुंदर। क्योंकि मुझे देख लोगों को काफी ज्यादा जलन होने लगती है, ये तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। तो इसके बाद भैया जो था वो अगले फ्लोर पे आ जाता है और यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा जो था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और यही था वो 4th फ्लोर। और यहाँ पे पहले से ही एक दूसरा बंदा मौजूद था जो कि यहाँ पर अपना कल्टीवेशन करने के लिए तैयार। वो भैया को पहले एडवाइस देता है, देखो मैं तुम्हें शांति से कह रहा हूँ कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे अभी और भी कल्टीवेशन करनी है। लेकिन अगर तुम यहाँ से नहीं जाते हो ना, तो तुम समझ जाना कि जितना आसान तुम्हें 3 फ्लोर को क्रॉस करने में नहीं लगा ना, तो इस फ्लोर को क्रॉस करना तुम्हारे बस का होगा ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें आसानी के साथ दूसरे वाले फ्लोर में जाने ही नहीं दूंगा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर भैया यहाँ पे कहता है, वो तो समय ही बताएगा कि कौन आगे जाता है और कौन पीछे ही रह जाता है। तो अगर मुझसे फाइट करना है तो आओ और मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो, मैं तुम्हें चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ, जो जीतेगा फाइट वही यहाँ पे रहे। तो ये सुनने के बाद वो जो बंदा था वो सीधा का सीधा यहाँ पर अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जो की काफी ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन लग रहा था। और उस फॉर्मेशन के अंदर से अजीब अजीब तरह के रूट्स बाहर निकल भैया के ऊपर अटैक कर रहे थे। उन रूट्स ने भैया को चारों तरफ से घेर लिया था और उस रूट में भैया पूरी तरह से फंस चुका था, वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो ये देखकर वो बंदा कहता है, अब तो तू गया, अब तो तू बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है, क्योंकि चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। लेकिन भैया जो था वो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था, वो पूरी तरह से यहाँ पे गिर चुका था। वो वहाँ पर अपनी और जिंग की पावर को एक्टिवेट करता है और उसने वहाँ पर अपने ड्रैगन को समन कर लिया था। जैसे ड्रैगन वहाँ पे बाहर निकल के आता है, उस रूट को डिस्ट्रॉय करते हुए जिस भी तरह का फॉर्मेशन उस बंदे ने बनाया था, उस फॉर्मेशन को तोड़ चुका था। वो फॉर्मेशन यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और उस फॉर्मेशन के खत्म होते साथ ही उस बंदे की हालत खराब हो चुकी थी। वो भी अपनी हार मान लेता है और इस 4th फ्लोर को भी भैया ने बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे क्लियर कर लिया। तो वो बंदा यहाँ पे भैया से कहने लग जाता है, इसके बाद का जो फ्लोर है ना, वहाँ पे तुम्हें कुछ टॉप लेवल की टेक्निक मिलेगी, तो तुम वहाँ पर जाकर टेक्निक ले सकते हो। लेकिन हाँ, ये एक बात का ख्याल रखना, इसके पास स्पिरिचुअल रूट्स होती, 5th फ्लोर या फिर उसके आगे वाले फ्लोर पे जाकर अपनी कल्टीवेशन या फिर टेक्निक वगैरह को हासिल कर सकता है। तो तुम्हें अब जाकर स्पिरिचुअल रूट्स भी हासिल करना पड़ेगा। तो ये सुनकर भैया कहता है, तुम्हारा शुक्रिया मुझे एडवाइस देने के लिए, और मुझे अब यहाँ इसके आगे वाले फ्लोर पे जाना है और इसके आगे वाले फ्लोर पे जाकर मैं टेक्निक भी लूंगा और स्पिरिचुअल रूट भी लूंगा। इसके बाद भैया वहाँ अगले वाले फ्लोर पे आ चुका था और ये जगह बिल्कुल एक लाइब्रेरी की तरह लग रही थी, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी टेक्निक होती है, एक से बढ़कर एक कमाल कमाल की टेक्निक होती है। लेकिन लिंग लॉन्ग जो वो भैया से यहाँ पे कहती है, देखो यहाँ पर जितनी भी टेक्निक उनमें से मुझे कोई खास नहीं लग रही, वैसे टाउजम और टावर वाले बंदे ही मुझे खास नहीं लगे। तो तुम्हें क्या लगता है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और अभी मैं ऐसी उंगली दबाऊंगी ना, इस सब के सबकी हालत खराब हो जाएगी। मुझे लगा कि कोई काफी ज्यादा खतरनाक और भयानक पावरफुल कल्टीवेटर रहते होंगे यहाँ पर, लेकिन नहीं, ये तो बिल्कुल कमजोर है। तो फिर भैया बस तुम अब बोलना बंद करो, बस तुम मेरी हेल्प करो अच्छी टेक्निक ढूंढने में। तभी भैया जो उसको वहाँ पर एक खास तरह की उस टेक्निक का नाम था 9 हेवन ड्रैगन। ये टेक्निक उसे बहुत ही पसंद आई थी। जैसे ही उसने उस टेक्निक को लिया था, वहाँ पर दूसरी लड़की पहुँच जाती, जो कि उसके हाथ से टेक्निक छीन लेती और उससे कहती, ये टेक्निक तो मैं ही लूंगी। इतने मेहनत से ही भैया को टेक्निक पसंद आई थी और इसको तो उस लड़की ने छीन लिया। तो अब लगता है भैया को भी उससे फाइट करके उस टेक्निक को हासिल करना पड़ेगा। तो क्या भैया उस टेक्निक को हासिल कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, ये अभी हमें नहीं बताया जाता। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।